नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण, जो कि 7 फेजेस में हुआ है। आरबीएससी बोर्ड की क्लास 9th की ये बुक है, जिसका चैप्टर नंबर 6 को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें इन डिटेल सारी बातें बताई जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, ये कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कितने फेजेस में हुआ, सारी बातें हम ऑथेंटिक सोर्स आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है वहां से हम करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकंड, आपको पता है एग्जाम आपके सर पर है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है। हम वही जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जिससे हाई यील्ड रहे, मतलब कम से कम पढ़ के आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर आप यहाँ पर कर पाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान स्टार्ट कब से हुआ, ये बात कहाँ से आई? जैसे ही ये माहौल बनने लगा कि भाई अब तो जो है राजस्थान जो है वो, इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो थोड़े वहां पर हलचल हुई। और ये हलचल कब से शुरू हुई? 1946 के पास बाद से। कब से? 1946। 1946 में ये एक चीज क्लियर हो गई थी कि इंडिया जो है वो अब स्वतंत्र होने जा रहा है। ठीक है। In 1946, it has become clear that India's independence is not far away. Its effect clearly visible on the princely states of Rajasthan too. अब princely states of Rajasthan की बात की जाए तो राजस्थान किन चीजों से मिलकर बना हुआ था? राजस्थान एट द टाइम, राजस्थान हैड 19 प्रिंसली स्टेट्स। राजस्थान में कितने कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? 19 प्रिंसली स्टेट्स थे। 3 ठिकाने थे, 3 मैनॉर्स थे। ठीक है, 3 ठिकाने और एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी थी। उसका नाम क्या था भाई? 19 ठिकाने प्रिंसली स्टेट्स हम बात कर लेंगे। 3 ठिकाने जो है वो मैं आपको बताता हूं। 3 ठिकाने हैं, लावा, कुशलगढ़ और निमराड़ा। निमराड़ा कहां था? अलवर में। लावा कहां था? निमराड़ा, अलवर। ठीक है। सेकंड कौन सा हुआ? सेकंड था टोंक में। ठीक है, लावा। लावा कहां पर? टोंक में। और तीसरा कुशलगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है। इस तरह से ये 3 ठिकाने यहां पर राजस्थान में थे। डन। अब क्या होता है? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, ये सारी चीजें होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये सारी चीजें शुरू कहां से हुई? 1946 से स्टार्ट होती है। ठीक है। और 1946 में पता चलता है कि इंडिया अब इंडिपेंडेंट होने वाला है, तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उन पर भी इनका जो है वो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ही बेसिकली इफेक्ट आएगा। ठीक है। और उस समय राजस्थान में 19 प्रिंसली स्टेट्स थे, 3 ठिकाने थे और एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी थी। कौन सी? अजमेर, मेरवाड़ा। अब कैसे अलग अलग स्टेप्स में, अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग फेजेस में राजस्थान जो है, जो कि पहले क्या था, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। कितने टुकड़ों में बटा हुआ था? 19 प्रिंसली स्टेट, 3 ठिकाने और एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी अजमेर मेरवाड़ा। ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, डिवाइडेड राजस्थान इनटू यूनिफाइड राजस्थान, किस तरह ये यूनिफाइड राजस्थान में ट्रांसफॉर्म होता है, इसको हम पढ़ेंगे टोटल कितने फेजेस में? 7 फेजेस में। सबसे पहला फेज जो आता है उसको हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट फेज से पहले जो होता है, फर्स्ट फेज से पहले एक भूमिका थी किस तरह से यूनिफिकेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है। 7 फेजेस में हम इसको पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी भूमिका किस तरह से ये फर्स्ट फेज की तरफ चीजें जा रही है। सबसे पहले क्या होता है कि आपको पता है राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट टेरिटरी, सबसे बड़ी टेरिटरी जो है वो कौन सी थी? मेवाड़ की थी। जैसा कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से हमें पता चलता है सबसे पुरानी टेरिटरी ये थी, और सबसे शक्तिशाली शासक जो थे उस टाइम वो महाराणा भूपाल सिंह थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा स्टेट्स जो कमीशन था, ठीक है, उसने भी ऐसा माना है। और वो सारी चीजें जो है वो आपको यहीं इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में ही प्रूव हो जाएगी कि महाराणा भूपाल सिंह कितने पावरफुल थे। ठीक है, मेवाड़ के। क्योंकि आप देखेंगे कि इन्हें आजीवन महाराज प्रमुख की उपाधि दी गई थी। सबसे ऊपर जो उपाधि थी राजस्थान की उसमें वो महाराज प्रमुख की थी, राज प्रमुख से भी ऊपर महाराज प्रमुख। ठीक है। और वो महाराज प्रमुख की उपाधि दी गई थी महाराणा भूपाल सिंह जी को। ये पूरी बातें हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। अब महाराणा भूपाल सिंह जी ने क्या किया? 25 और 26 जून 1946 को एक कॉन्फ्रेंस बुलाई सारे आसपास के राजाओं की। सारे आसपास के राजा मतलब उसमें राजस्थान के भी राजा थे, ठीक है, उसमें गुजरात के भी राजा थे, उसमें मालवा के भी राजा थे। डन। राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं की एक बैठक बुलाई गई, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई सारे राजाओं की। कहां पर? उदयपुर में। कब बुलाई गई? 25-26 जून 1946। ये किस लिए बुलाई गई? राजस्थान यूनियन बनाने के लिए। इनका मकसद था कि हम एक राजस्थान यूनियन बना ले। अगर हम यूनियन नहीं बना पाते हैं तो क्या होगा कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो इवेंचुअली
मतलब खत्म हो जाएंगी, वो कहीं और मर्ज हो जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो वो जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई महाराणा भूपाल सिंह द्वारा मेवाड़ में, मेवाड़ के महाराणा महाराणा भूपाल सिंह द्वारा उदयपुर में, जहां पर सारे राजा महाराजा शामिल हुए, राजस्थान के, गुजरात के, मालवा के, वो 26 जून 1946 को बुलाई गई थी। और उसमें कितने किंग शामिल हुए थे? टोटल 22 किंग शामिल हुए थे। ठीक है, वह प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस। इन दिस महाराणा प्रेजेंटेड ए प्लान फॉर द क्रिएशन ऑफ राजस्थान यूनियन। उन्होंने एक प्लान प्रेजेंट किया, जिस प्लान में क्या था कि राजस्थान यूनियन को किस तरह से क्रिएट किया जाए। अब देखिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक जो अभी फिलहाल करंट में चल रही है, दूसरी वो चीज इंपॉर्टेंट है जो अभी खत्म हो चुकी है। वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको वो नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो अभी चल रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा कोई इवेंट हुआ है और वो खत्म हो गया, उसका कोई आउटकम नहीं निकला, तो उस इवेंट पे अपन नहीं जाएंगे। और ज्यादातर बुक्स में उस इवेंट के बारे में डिटेलिंग दी भी नहीं होती, हिस्ट्री बुक्स में। क्यों नहीं दी होती? क्योंकि भाई जब वो चीज खत्म हो गई, जब उस चीज का कोई आउटकम नहीं निकला, तो उस सिस्टम के प्रोविजंस में जाके अब हम प्रेजेंटेड प्लान, अब इस प्लान के प्रोविजंस में जाके क्या करेंगे जब ये प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो? ठीक है, काफी बुक्स ऐसी होंगी आप पढ़ेंगे जिसमें प्लान के बारे में लिखा होगा, ये होगा। भाई जब वो हुआ ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं, और आज तक नहीं पूछा गया। ठीक है, तो आपको उन चीजों को अवॉइड करना है जिनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, जो नहीं है, जो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इवेंट हुआ था, इवेंट खत्म हो गया, हमें इतना सा ही याद रखना है कि इवेंट हुआ था। किसने कन्वीन किया था? महाराणा भूपाल सिंह जी ने, मेवाड़ के। तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान के टाइम पे, राजस्थान की स्वतंत्रता, इंडिया की स्वतंत्रता के टाइम पर मेवाड़ के महाराजा कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह जी। उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, राजस्थान, गुजरात, मालवा, 25 और 26 जून 1946 को। 22 किंग इनमें प्रेजेंट हुए और उन्होंने प्लान दिया। ठीक है, द किंग्स प्रॉमिस टू कंसिडर महाराणा प्लान। और किंग्स जितने भी 22 किंग थे, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम महाराणा के इस प्लान में जो है वो शामिल होंगे। महाराणा वॉज कमिटेड टू इम्प्लीमेंट इस प्रपोजल्स, जो भी प्रपोजल्स यहाँ पर इस प्लान में राजस्थान यूनियन को बनाने के लिए 22 किंग के साथ जो बात हुई, वो यहाँ पर प्रपोजल्स उन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। और इंप्लीमेंट करने के लिए किसको अपॉइंट किया? एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। ठीक है, क्या नाम है उनका? के एम मुंशी। ये के एम मुंशी जी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ये राजस्थान की, ये इंडिया की जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके भी मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे, एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। उन्होंने इनको एडवाइजर नियुक्त किया, किन्होंने? महाराणा भूपाल सिंह जी ने, मेवाड़ का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, बनाया गया किनको? के एम मुंशी को। और के एम मुंशी के कहने पर ही एक और मीटिंग यहां पर हुई। कब हुई? पहली मीटिंग तो कब हुई थी? 1946 के जून में। दूसरी मीटिंग कब हो रही है? महाराणा इनवाइटेड अनदर कॉन्फ्रेंस ऑफ द सैड किंग्स ऑन 23 मई 1947 एट उदयपुर। सारा काम कहां हो रहा है? उदयपुर में हो रहा है। पहली कॉन्फ्रेंस महाराणा भूपाल सिंह जी ने बुलाई। दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है, तब तक के एम मुंशी साहब को अपॉइंट कर दिया गया था, और के एम मुंशी साहब के कहने पर महाराणा भूपाल सिंह जी ने दूसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई 23 मई 1947 को। कहां पर? उदयपुर में। महाराणा वॉर्न द किंग्स इन द कॉन्फ्रेंस दैट, वही वाली बात यहां पर आई सामने कि इफ वी डू नॉट फॉर्म ए यूनियन, अगर हम यूनियन नहीं बनाते हैं ऑफ आवर प्रिंसली स्टेट्स, जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका यूनियन नहीं बनता है, देन ऑल द प्रिंसली स्टेट्स विच आर नॉट इक्वल टू द प्रोविंसेस विल श्योरली बी अबॉलिस्ड। जितने भी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट हैं जो कि प्रोविंसेस के इक्वलेंट नहीं है, उनको अबॉलिश कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो बात थी, इस बात को स्ट्रांगली सपोर्ट किया था किसने? के एम मुंशी साहब ने। ठीक है, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला। अगर पॉजिटिव आउटकम निकलता तो आज हम वो पढ़ रहे होते। ठीक है, हम इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान नहीं पढ़ रहे होते। तो क्या हुआ यहां पर? हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि यहां पर 19 क्या थी? प्रिंसली स्टेट से 3 ठिकाने थे, एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी थी, कौन सी? अजमेर, मेरवाड़ा। ठीक है, उसके बाद महाराणा भूपाल सिंह ने ये किया, ये सारी चीज फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में हमने बताई, फैक्ट्स याद कर लीजिए। दूसरी, के एम मुंशी साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि महाराणा भूपाल सिंह जी के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो वो थे के एम मुंशी साहब। ठीक है, इन्होंने मुंशी अयंगर फॉर्मूला जो था वो वहां से आया था, और मुंशी प्रेमचंद में से जो मुंशी आया है वो भी यहीं से आया है। ठीक है, ऑन द एडवाइस ये सारी चीजें आ गई। 23 मई 1947 को उदयपुर में दूसरी जो है वो बैठक की गई। महाराणा भूपाल सिंह ने वॉर्न किया सबको, मुंशी जी ने सपोर्ट किया, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला। देन अभी चलते हैं, अब क्या हो रहा है? अब एक और जो है वो कॉन्फ्रेंस की जा रही है, किसके द्वारा? भाई सबसे पहले क्या है? मेवाड़, मेवाड़ राजघराना। फिर उसके बाद कौन सा आता है? जयपुर राजघराना। इस चीज को आप प्रूव होते हुए देखेंगे कि सबसे ऊपर मेवाड़ राजघराना क्यों है और सेकंड में जयपुर राजघराना क्यों है। ये जब बिल्कुल इंटीग्रेशन का चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे तो एंड मोमेंट में आउटकम ये निकलेगा कि हाँ, महाराजा प्रमुख जो बने हैं वो मेवाड़ के राजा बने हैं, और राज प्रमुख जो बने हैं राजस्थान के वो जयपुर के महाराजा बने हैं।
विद द अप्रूवल ऑफ महाराजा मान सिंह ऑफ जयपुर, जब कछवाहा डायनेस्टी के महाराजा मान सिंह जो है वो शासन कर रहे थे जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था। ठीक है, मेवाड़ में कौन थे? भूपाल सिंह जी, और जयपुर में कौन थे? महाराजा मान सिंह जी। मेवाड़ के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? मेवाड़ के एम मुंशी, जबकि महाराजा मान सिंह के जो एडवाइजर थे वो उनके दीवान थे, क्या नाम था? वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई कि सारे स्टेट्स के राजाओं की और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की। ठीक है, मतलब जैसे महाराजा मान सिंह के रिप्रेजेंटेटिव कौन हुए? वीटी कृष्णमाचारी। भूपाल सिंह के रिप्रेजेंटेटिव कौन हुए? मुंशी जी। तो वैसे ही यहाँ पर महाराजा मान सिंह जयपुर ने उनके दीवान जो है ने इनके अप्रूवल से ये कॉन्फ्रेंस बुलाई वहां के राजाओं की, स्टेट्स के राजाओं की और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की। ठीक है, और उस कॉन्फ्रेंस में भी वही बात हुई, ही प्रपोज्ड दैट सच ए यूनियन ऑफ द प्रिंसली स्टेट शुड बी फॉर्म्ड। अब यहां पर थोड़ी डिटेलिंग में बात हुई कि यूनियन बनेगा, और यूनियन किस तरह से बनेगा? ये जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे, लाइक हाई कोर्ट हो गया, जुडिशरी हो गया, ठीक है, हायर एजुकेशन हो गया, पुलिस हो गया, ये सब शुड बी हैंडेड ओवर टू द यूनियन। ठीक है, ये यूनियन को हैंडेड ओवर कर दिया जाएगा, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी होगी उसको। जैसे फेडरलिज्म वाली बात यहां पर आई, डायरकी वाली बात यहां पर आई कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, हाई कोर्ट, हायर एजुकेशन, पुलिस, दैट शुड बी हैंडेड ओवर टू द यूनियन, एंड द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, जो भी बाकी सब्जेक्ट्स बचे, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया या प्राइमरी एजुकेशन हो गया या फिर एग्रीकल्चर हो गया, रेवेन्यू हो गया, रिमेनिंग सब्जेक्ट शुड बी रिमेन विद द यूनिट्स। जितनी भी यूनिट्स होगी यूनियन की उनके पास रह जाएगी। ठीक है, तो यहां पर राजस्थान यूनियन बनाने की बात जयपुर राजघराने के द्वारा की गई। He also told the conference that if they do not accept this proposal, अगर वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, then the other solution to the problem is that the princely state which do not have the ability to maintain their separate existence may be merged with a higher neighboring larger princely state, but the conference ended without a consensual decision। इसका भी डिसीजन नहीं निकला। तो अब तक कितनी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है? 3 कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। पहली कॉन्फ्रेंस मेवाड़ के भूपाल सिंह जी ने की, कोई आउटकम नहीं निकला। दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है सपोर्ट किया लेकिन आउटकम निकला। दूसरी कॉन्फ्रेंस भी मेवाड़ के भूपाल सिंह जी ने की, कोई आउटकम नहीं निकला। के एम मुंशी साहब के साथ की थी, के एम मुंशी साहब ने भी सपोर्ट किया था। तीसरी कॉन्फ्रेंस जो हुई वो महाराजा मान सिंह ऑफ जयपुर ने की, वीटी कृष्णमाचारी ने एग्जीक्यूट की उसको, जो कि वहां के दीवान थे जयपुर के, और उन्होंने सारे राजाओं को बुलाया, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, और ये प्रपोज किया कि एक यूनियन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स बनाया जाएगा, और जो यूनियन होगा उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक जुडिशरी, हायर एजुकेशन, पुलिस, और जो यूनिट्स होंगी, ठीक है, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स की यूनिट्स होंगी उन सबके पास रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, एक्सेट्रा, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, और उन्होंने इस बात को वापस इस बात पे जोर दिया, जो कि भोपाल सिंह जी ने भी कहा था, कि अगर वो इस प्रपोजल को नहीं मानते हैं तो प्रिंसली स्टेट्स, जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स होंगे, उनको मर्ज कर दिया जाएगा नेबरिंग लार्जर प्रिंसली स्टेट्स में, और उनका जो सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जो आइडेंटिटी है उनकी, वो खत्म हो जाएगी। वो किसके द्वारा जानी जाएगी? वो आइडेंटिटी फिर जो ये नहीं होते बड़े जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके आइडेंटिटी से उनको जाना जाएगा। वो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। डन? यहां तक चीजें समझ में आ रही है? ये प्रीफेस है, इंटीग्रेशन से पहले क्या क्या चीजें हुई उसका ये एक मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पहला फेज, फर्स्ट फेज जो हुआ, ये कब हुआ? ये एक मैप के माध्यम से समझाया हुआ है यहाँ पर, ये आप समझने की कोशिश करना। फर्स्ट फेज कब हुआ? 17 मार्च 1948। यहाँ 17 मार्च लिखा हुआ है लेकिन कई बुक्स में 18 मार्च है। ये 17 मार्च को तो ये बात की जा रही थी कि कैसे क्या होगा। ठीक है, इसको 18 मार्च लेके चलते हैं अपन। 18 मार्च 1948। क्या नाम दिया था इसको? मत्स्य संघ। किस किस के मिलने से ये बना? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली। कैसे है लेकिन अपन सी से मान लेते हैं याद रखने के लिए, करौली और धौलपुर, ये 4 आपको याद रखने हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब ये कैसे हुआ, किस तरह से ये चारों को मर्ज किया गया, और इसके साथ एक 4 तो ये प्रिंसली स्टेट्स हो गए, और एक इसके साथ ठिकाना भी यहाँ पर जोड़ा गया। कौन सा? जो अलवर के अंदर निमराना ठिकाना है। ये जो ठिकाना है निमराना, यहाँ पर निमराना फोर्ट है, बहुत शानदार फोर्ट है। आप कभी फ्री हो तो दोस्तों के साथ, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जरूर चाहिए। शानदार एक 5 स्टोरी वो है, इस तरह से बना हुआ ये किला है। ठीक है, यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको स्टेप्स में पूरी हर एक फ्लोर दिखती है। डन? तो यहाँ पर क्या हुआ? मत्स्य संघ बनाया गया 1948 में। ठीक है, और मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया 17 मार्च 1948 को। कब किया गया? 17 मार्च 1948। 17 मार्च 1948 को क्या किया गया? मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा किया गया? NV गडगिल साहब के द्वारा। ठीक है, ये डिटेल में भी पढ़ेंगे, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं अभी आपको।
ठीक है, कौन कौन से राज्य थे इसमें? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना ठिकाना जो कि अलवर में है। डन। अब एक बार टेक्स्ट पे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मत्स्य यूनियन के बारे में इन डिटेल में आपको समझाता हूं। 1947 में जैसे ये बातें शुरू हुई कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होगा, तो उसी समय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री कम्युनल राइट्स जो हैं, बहुत ही कंधे वाले कम्युनल राइट्स जो हैं, वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैल गए और इससे अछूते हमारे अलवर और भरतपुर भी नहीं रहे। द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ अलवर एंड भरतपुर कुड नॉट स्पेयर फ्रॉम दिस राइट्स। ठीक है, बहुत ही बुरी कम्युनल हार्मनी बिगड़ी और राइट्स ही राइट्स थे। ठीक है, दंगे ही दंगे थे, चारों तरफ लोगों को मारा काटा जा रहा था, बहुत बुरी स्थिति थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये कंप्लेंट आती है कि अलवर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अलवर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वही जो है वो इन दंगों को भड़का रहा है, वही इन्वॉल्व है इन दंगों को भड़काने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या किया, अब देखो, चार मत्स्य यूनियन को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए थी अपने को, कौन कौन से स्टेट्स चाहिए थे? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। डन। तो अब सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है अलवर को। जब ये पता चला कि अलवर एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही दंगे भड़काने में जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो 7 फरवरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिटेन्ड महाराजा अलवर। अलवर के जो महाराजा हैं उनको डिटेन किया गया, कब? 7 फरवरी को। और डॉक्टर खारे थे, उनको दिल्ली में डिटेन कर दिया गया और अलवर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने हाथों में ले लिया। तो अलवर हो गया डन। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आती है भरतपुर की बारी। Due to the situation arising out of the communal riots in Bharatpur, the government of India decided that the administration there had proven utterly inefficient in maintaining law and order of the state. ठीक है, दंगे अलवर में भी थे, भरतपुर में भी थे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने अलवर एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी अपने अंडर में ले लिया था, टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलवर। अब भरतपुर में भी सेम कंडीशन थी और इनको पता था कि भरतपुर का जो प्रशासन है वो बिल्कुल इनएफिशिएंट है, नासमर्थ है। ठीक है, वो समर्थ नहीं है इन इस जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, इससे पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई स्टेप उठाती, जैसा कि अलवर में उठाया गया था कि एडमिशन को टेक ओवर कर लिया गया था, जो भरतपुर के महाराजा थे, बिफोर द इंडियन गवर्नमेंट कुड टेक एनी स्टेप इन दिस रिगार्ड, द महाराजा हिमसेल्फ हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भरतपुर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भरतपुर के महाराजा ने खुद ने ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। तो अब अलवर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, भरतपुर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। डन। यहां पर अलवर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ये यहां पर भरतपुर की सिचुएशन हो गई। और ये सिचुएशन सिर्फ एक वजह से हुई, जो पार्टीशन की वजह से जो कम्युनल राइट्स हो रहे थे उनकी वजह से। आगे चलते हैं, अब बात आती है जो मैं यहां पर बता रहा था, करौली और धौलपुर की। तो करौली और धौलपुर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल थे एज कंपेयर टू अलवर एंड भरतपुर। ठीक है, धौलपुर और करौली वो स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स कंपेयर टू द नेबरिंग अलवर और भरतपुर। So these four princely states were not able to maintain a separate existence as per the norms of government of India. Government of India के जो norms थे उसके हिसाब से ये जो चार princely states थे, कौन कौन से हो गए? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये चारों जो है वो अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस जो है वो बनाने के लिए मतलब सेट नहीं थे, वो एबल नहीं थे। ठीक है, सो दीज फोर टुगेदर फॉर्म्ड मत्स्य यूनियन। ठीक है, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया? ये मत्स्य यूनियन नाम दिया गया यहाँ पर एनवी गडगिल के द्वारा ही। ठीक है, और इस तरह एक न्यू स्टेट वाज इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको एक न्यू स्टेट बना दिया गया इन चारों को मिलाकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर प्लस निमराना जो कि अलवर के ही अंदर ही एक ठिकाना था। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? एनवी गडगिल साहब ने। एनवी गडगिल साहब ने इनॉग्रेट कर दिया मत्स्य यूनियन को इन चारों स्टेट्स, इन चारों प्रिंसली स्टेट्स प्लस ये निमराना ठिकाना को मिलाकर क्या बनाया गया? मत्स्य यूनियन बनाया गया। और इसको इनॉग्रेट किया गया एनवी गडगिल साहब द्वारा। कब किया गया? 17 मार्च 1948। ये डेट आप याद रख लीजिए, किसी किसी बुक में 18 मार्च भी है, लेकिन 17 मार्च इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द आरबीएसई बोर्ड के बुक के हिसाब से हम स्ट्रिक्टली यहां पर चलेंगे। 17 मार्च 1948 धौलपुर, महाराजा ऑफ धौलपुर एंड महाराजा ऑफ करौली वर नॉमिनेटेड एज राज प्रमुख एंड डिप्टी राज प्रमुख। ठीक है, महाराजा जो धौलपुर के महाराजा थे, कौन थे धौलपुर के महाराजा? उदय भान सिंह जी। ठीक है, उदय भान सिंह जी को क्या वो दिया गया कि उदय भान सिंह जी जो है वो राज प्रमुख हैं, कहाँ के? मत्स्य यूनियन के। डिप्टी राज प्रमुख कौन थे? महाराजा करौली। और ये कौन थे? मतलब राजस्थान का जो उदय हुआ वो मत्स्य यूनियन से हुआ, और उनके राज प्रमुख किसको बनाया गया? उदय भान सिंह जी को। ठीक है,
सबसे पहले अपने जो राज प्रमुख थे मत्स्य यूनियन के वो कौन थे? उदयभान सिंह। डिप्टी राज प्रमुख बनाया गया करौली के महाराजा को। करौली के महाराजा कौन थे? गणेश पाल वासुदेव। गणेश पाल वासुदेव। डन। तो भाई एक हम अपन ने एक पोजीशन तो दे दी धौलपुर के महाराजा को, कौन सी? राज प्रमुख की, उदयभान सिंह जी को। एक पोजीशन दे दी महाराजा ऑफ करौली को, गणेश पाल वासुदेव को। अलवर के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वो थे, ठीक है, अलवर के जो बहुत इंपॉर्टेंट वो थे, राजधानी क्या बनाई गई मत्स्य यूनियन की? अलवर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिए, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत जी को क्या बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर। ये जो मत्स्य यूनियन नाम दिया गया था, ये मुंशी के एम मुंशी द्वारा दिया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। मत्स्य यूनियन नाम किसके द्वारा दिया गया था? के एम मुंशी के द्वारा। इनॉग्रेशन किसने किया था? एनवी गडगिल साहब ने। राज प्रमुख किसको बनाया गया था? धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह जी को। डिप्टी राज प्रमुख बनाया गया था करौली के महाराजा गणेश पाल वासुदेव को। प्राइम मिनिस्टर जो थे मत्स्य यूनियन के, ठीक है, वो बनाया गया था शोभाराम कुमावत जी को। इसको शोभाराम कुमावत जी को। और इस तरह से जो है वो मत्स्य यूनियन यहां पर अस्तित्व में आया। डन। द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर थे, कौन थे? शोभा राम कुमावत। और इन्होंने मत्स्य यूनियन की शोभा बढ़ाई, ठीक है। तो अपनी चार चीजें हो गई। पहला, राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन है? उदयभान सिंह जी, ठीक है। उदयभान सिंह जी ये किससे बिलोंग करते हैं? धौलपुर से, धौलपुर के राजा थे। सेकंड, डिप्टी राज प्रमुख। डिप्टी राज प्रमुख कौन थे? गणेश पाल वासुदेव, ठीक है। ये कहां से कहां के राजा थे? करौली के। डन। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत, जो अलवर प्रजामंडल के इंपॉर्टेंट वो थे। राजधानी किसको बनाई गई? राजधानी थी अलवर। कब इनॉग्रेट किया गया? 17th ऑफ मार्च 1948 को इनॉग्रेट किया गया एनवी गडगल साहब के द्वारा, ठीक है। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का यहां पर कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है आपको बताने का एडिशनल फैक्ट्स। एडिशनल फैक्ट्स नहीं बताए तो मजा थोड़ी आएगा। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर तो थे शोभाराम कुमावत, उप प्रधानमंत्री बनाए गए जुगल जुगल किशोर चतुर्वेदी, जेकेसी। जुगल किशोर चतुर्वेदी जो थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे मत्स्य यूनियन के, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां पर पूरा ये पढ़ा। और यहाँ पे भरतपुर के जो राजा थे उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो होना था। फर्स्ट स्टेज हमने यहां पर पढ़ी। फर्स्ट स्टेज क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ द मत्स्य यूनियन, किस तरह से हुआ, ये पूरी डिटेलिंग मैंने आपको यहां पर समझाई है। सेकंड फेज में हम चलेंगे राजस्थान यूनियन किस तरह बनता है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको एग्जैक्टली समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान यूनियन, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 1947 में एक रियासत डिपार्टमेंट बनाया गया था, स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाया गया था, जो रिकमेंड कर रहा था कि किस तरह से हम जो सारे स्टेट्स हैं उनको यूनिफाई करेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे। ये सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं था, ये पूरे इंडिया लेवल पे काम कर रहा था। कौन? स्टेट्स डिपार्टमेंट। इसके हेड कौन थे? वो अपने लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इनको कौन असिस्ट कर रहे थे? मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर थे एनवी गडगिल साहब, ठीक है। तो इनका एक महत्वपूर्ण रोल था यहाँ पर स्टेट्स डिपार्टमेंट के द्वारा पूरे इंडिया को इंटीग्रेट करने का। तो इन्होंने स्टेट्स डिपार्टमेंट ने प्रपोजल दिया। कब दिया? 3 मार्च 1948 को। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम किस स्थिति में हैं? अभी मैंने आपको क्या करके आए, हम 17 मार्च को हम क्या करके आए? 17 मार्च 1948 को हम मत्स्य संघ बना के आए हैं, अभी अभी जस्ट 1948 को। अब बैकग्राउंड में चल रहे हैं, वापस फ्लैशबैक चल रहा है 3 मार्च 1948 का। जब ये हो रहा था, ये सारी चीजें, ठीक है, ये दंगे वगैरह चल रहे थे, तब ही स्टेट्स डिपार्टमेंट ने 3 मार्च 1948 को ये प्रपोजल दे दिया था कि एक स्टेट बनाया जाए जिसका नाम हो राजस्थान यूनियन, ठीक है। क्या हो? राजस्थान यूनियन। पहला क्या बना? मत्स्य यूनियन। सेकंड क्या बनेगा? राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन को बनाने के लिए कौन कौन से मिनिस्ट्री स्टेट्स को कवर करेंगे अपन? सबसे पहले हाड़ौती एरिया। हाड़ौती एरिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 4। उस टाइम कौन से थे? 3। कोटा, बूंदी, 12 इसके अंदर ही आ गया झालावाड़। कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़। आज का जो 12 है वो उस टाइम इसी एरिया में था। तो पूरा हाड़ौती यहां पर कवर किया गया, ठीक है। ये हाड़ौती का एरिया है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर आ जाते हैं अपन थोड़ा सा ऊपर, ये टोंक। फिर वो नीचे वाला जो एरिया है सारा वागड़ प्रदेश है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़।
किशनगढ़, शाहपुरा। डन। तो इस तरह से हमने यहां पर क्या किया, जो द्वितीय चरण है उसमें हमने ये सारी चीजें ऐड कर ली। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और ऐड होनी है, जब बांसवाड़ा यहाँ पर हो, जैसे फर्स्ट स्टेज में मत्स्य यूनियन में जब हमने अलवर ऐड किया तो अलवर के साथ वहां का जो ठिकाना था निमराना को भी ऐड किया। वैसे ही यहाँ पर अगर अपन बांसवाड़ा ऐड कर रहे हैं तो बांसवाड़ा के साथ कौन सा ठिकाना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में बताया था, बांसवाड़ा के साथ है कुशलगढ़ ठिकाना, तो वो यहाँ पर कुशलगढ़ ठिकाना भी ऐड होगा। तो राजस्थान यूनियन में स्टेट्स डिपार्टमेंट के द्वारा 3 मार्च 1948 को ये प्रपोजल दिया गया कि इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर क्या बना दिया जाए, राजस्थान यूनियन बना दिया जाए। कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स, कोटा, बूंदी, झालावाड़, पूरा हाड़ौती कवर कर लिया। उसके ऊपर आ गया टोंक, ठीक है, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये पूरा कौन सा एरिया आ गया, वागड़ प्रदेश। फिर उसके ऊपर आ गया किशनगढ़ और शाहपुरा। The princely states joining this Rajasthan wanted मेवाड़ also। अब क्या हो रहा था कि ये जो सारे प्रिंसली स्टेट्स जुड़ रहे थे ये चाह रहे थे कि मेवाड़ भी इस प्रपोज्ड यूनियन का पार्ट हो जाए, लेकिन जो महाराणा ऑफ मेवाड़ थे वो एग्री नहीं थे। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत ही अजीब सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कि ये सारे लोग क्या चाह रहे हैं, जो राजस्थान यूनियन में जुड़ रहे हैं वो चाहते हैं कि मेवाड़ भी यहां जुड़ जाए, लेकिन महाराजा ऑफ मेवाड़, जो महाराणा ऑफ मेवाड़ है, कौन है, भूपाल सिंह जी, वो नहीं चाह रहे। क्यों नहीं चाह रहे, उनकी शर्तें बाद में आएंगी। जब ये मर्ज विद राजस्थान मेवाड़ जब मर्ज होगा ना राजस्थान यूनियन पे, तब ये भूपाल सिंह जी अपनी शर्तें रखेंगे और ये इतने पावरफुल होंगे, आप देखिए कि किसी भी महाराजा की शर्त नहीं मानी गई, लेकिन मेवाड़ महाराणा की जो शर्त है वो मानकर इनको राजस्थान यूनियन में ऐड किया गया। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भूपाल सिंह की जो शर्तें थी महाराणा भूपाल सिंह जी की, वो कौन कौन सी थी, जिसके सामने भारत सरकार को भी झुकना पड़ा और वो शर्तें मानकर मेवाड़ को मर्ज करना पड़ा राजस्थान यूनियन में। ठीक है, तो लेकिन अभी के लिए फिलहाल जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड स्टेज है मत्स्य यूनियन के बाद राजस्थान यूनियन की, उसमें मेवाड़ मर्ज नहीं हो रहा है। और ये जो डिसीजन था कि मेवाड़ मर्ज नहीं हो रहा है, इसके लिए मेवाड़ प्रजामंडल जो था वो महाराणा के डिसीजन के अपोजिशन में था। ठीक है, मेवाड़ डिड नॉट ज्वाइन इट। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल लगातार महाराणा को ये कह रहा था कि आप ज्वाइन करो, राजस्थान यूनियन ज्वाइन करो, सेकेंड स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन जो राजस्थान का हो रहा है उसको ज्वाइन करो, लेकिन महाराणा भूपाल सिंह अड़े हुए थे अपनी जिद पर, अपनी शर्तों के साथ, और अंत में वो शर्तें मनवाकर ही उन्होंने राजस्थान यूनियन ज्वाइन किया थर्ड फेज में। सेकंड फेज में मेवाड़ नहीं था। सेकंड फेज में कौन कौन था, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, इवेंचुअली राजस्थान यूनियन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 25 मार्च 1948 विदाउट मेवाड़। अब ठीक है, स्टेट डिपार्टमेंट ने सोचा कोई नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इनको बाद में ऐड करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो ये सारे हैं इनको तो ऐड करें। तो इनको कब ऐड किया गया, पहला मत्स्य यूनियन ऐड हुआ 17 मार्च 1948 को बना मत्स्य यूनियन, और सेकंड स्टेज जो है इंटीग्रेशन की वो 25 मार्च 1948 को हो गया। ठीक है, तो अब राजस्थान में दो स्टेट्स हो गए थे, एक मत्स्य यूनियन जो कि 17 मार्च 1948 को बना, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना है। दूसरा हो गया राजस्थान यूनियन। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन कब बना, ये तो बना 17 मार्च को और ये 25 मार्च को, 25 मार्च को। डन। अब ये एक सेपरेट आइडेंटिटी हो जाएगी, और ये सेकंड फेज जो उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है बड़े अच्छे से, जो सेकंड फेज है, इसी में क्या कर दिया जाएगा, मेवाड़ को ऐड कर दिया जाएगा, और ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, ये थर्ड फेज हो जाएगा मेवाड़ के साथ। मेवाड़ के बिना दिस इज सेकंड फेज ऑफ इंटीग्रेशन, मेवाड़ को किस में ऐड किया जाएगा, इसी सेकंड फेज ऑफ राजस्थान यूनियन में ही मर्ज किया जाएगा। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड फेज ऑफ इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इन सभी राज्यों ने, इन सभी प्रिंसली स्टेट्स ने यहां पर राजस्थान यूनियन के में शामिल होने की सहमति जताई, और अंत में 25 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, ठीक है, ये सब मिलकर राजस्थान यूनियन इन्होंने बनाया। ठीक है, जितने भी किंग्स थे उन्होंने प्रपोज स्टेट का साइन किया कॉन्वेनेंट, लेकिन बांसवाड़ा के राजा थे, बांसवाड़ा के राजा कौन थे, चंद्रवीर सिंह। कौन थे, चंद्रवीर सिंह। उन्होंने ये जो कॉन्वेनेंट था इसको साइन करने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन थी इनको, ये साइन नहीं करना चाहते थे, ये भी राजस्थान यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। कौन, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह, नाम याद कर लीजिए, चंद्रवीर सिंह। क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह हेजिटेटेड थे ये कॉन्वेनेंट साइन करने के लिए, लेकिन आसपास के जो प्रिंसली स्टेट थे उनके कहने पर इन्होंने साइन किया, और साइन करते टाइम इन्होंने कहा आई एम साइनिंग माई डेथ वारंट, मैं अपने डेथ वारंट को साइन कर रहा हूं। राजस्थान यूनियन ज्वाइन करने के नाम पर बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह जी ने कहा आई एम साइनिंग माई डेथ वारंट। डन। तो
क्वेश्चन क्या पूछेगा आरपीएससी? आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से राजा थे जिन्होंने कहा था आई एम साइनिंग माय डेथ वारंट इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान के टाइम पर? आपका आंसर होगा, आप अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आपको याद आएगा कि सिद्धार्थ सर ने पढ़ाया था कि चंद्रवीर सिंह ने साइन करने में हेजिटेशन की थी, और वो कहाँ के राजा थे? वो बांसवाड़ा के राजा थे। और बाद में क्या हुआ, जो और बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने यहाँ पर किया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसी फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर दिए हुए नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये जो मैंने यहाँ पर लकीटे किया है ना, इनको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पर नहीं दिया हुआ ना कि यार कौन तो राज प्रमुख बना, कौन उपराज प्रमुख बना, कौन प्राइम मिनिस्टर था, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं बताई। यहाँ पर सिर्फ कहानी सुना दी कि ऐसे ऐसे ये सब हुआ, और मेवाड़ के महाराजा के ऊपर बोल दिया कि भाई उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो रूठे हुए हैं, कुछ शर्तें उन्होंने रख रखी हैं, जिन शर्तों को क्लियर होने के बाद ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्लियर करने के बाद ही वो राजस्थान यूनियन का हिस्सा बनेंगे, जो कि थर्ड फेज में वो बनते भी हैं। ठीक है, क्या शर्तें हैं वो सारी हम थर्ड फेज में ही डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने राजस्थान यूनियन बनाया। राजस्थान यूनियन कब बना? पहला फैक्ट 25 मार्च 1948। ठीक है, 25 मार्च 1948। दूसरा फैक्ट कौन कौन से राज्यों द्वारा बना, ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए। तीसरा फैक्ट क्या है कि राजधानी कौन सी थी इसकी? तो राजधानी बनाई गई कोटा। मत्स्य संघ की राजधानी क्या है? अलवर। राजस्थान यूनियन की राजधानी क्या है? कोटा। ठीक है, राज प्रमुख कौन है? अलवर के राज प्रमुख कौन है? उदयभान सिंह। कोटा के राज प्रमुख कौन है? भीम सिंह। कोटा के जो राजा हैं उनको राजस्थान यूनियन का राज प्रमुख बनाया गया था। तो राज प्रमुख कौन है? भीम सिंह जी। ठीक है, उपराज प्रमुख बनाया गया बूंदी के राजा को। तो भीम सिंह के अंडर में किसको दिया गया? बूंदी के राजा को। और बूंदी के राजा कौन थे? बहादुर सिंह। ठीक है, तो राज प्रमुख भीम सिंह जी थे जो कि कोटा के राजा थे। उप राज प्रमुख जो थे वो बहादुर सिंह जी थे, वो कहां के? बूंदी के राजा थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे गोकुल लाल असावा। ठीक है, गोकुल लाल असावा। वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शोभाराम कुमावत। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? गोकुल लाल असावा। वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। वहां के राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। यहाँ के राज प्रमुख कौन है? भीम सिंह। उदयभान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के। वहां के उपराज प्रमुख कौन थे? गणेश पाल वासुदेव, मत्स्य संघ के। और राजस्थान यूनियन के उपराज प्रमुख कौन है? बहादुर सिंह। क्लियर हो गई बातें सारी। फर्स्ट फेज आपका क्लियर है, मत्स्य यूनियन 17 मार्च को। सेकंड फेज फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान यूनियन 25 मार्च को। डन। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर इन डिटेल दो फेजेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान समझा दिया है। अब हम चलते हैं मेवाड़ को मनाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएगी कहां पर कि भाई कैसे भी मेवाड़ जो है वो मेवाड़ यहां पर शामिल हो राजस्थान यूनियन में। ठीक है, मेवाड़ मर्ज्ड विद राजस्थान यूनियन। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसमें काफी सारी शर्तें और वो सारी चीजें थी। महाराणा भोपाल सिंह को मनाने की कोशिश की गई, और वो कैसे की गई वो सारी बातें मैं आपको अभी हम थर्ड फेज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में डिस्कस करेंगे। 17 मार्च को क्या होता है? मत्स्य यूनियन बन जाता है। ठीक है, डन। फर्स्ट फेज कंप्लीट। सेकंड फेज क्या होता है फिर? सेकंड फेज 17 मार्च के बाद 25 मार्च को क्या होता है? राजस्थान यूनियन बन जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं, मार्च कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दो फेज ऑलरेडी बन चुके हैं। अप्रैल 1948 की बात है, और मेवाड़ में क्या होता है? 5 अप्रैल को फायरिंग हो जाती है, एक शूट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से महाराणा ऑफ मेवाड़ जो है, जो भोपाल सिंह जी है, वो एक डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं। और जो प्रजामंडल होता है, प्रजामंडल ऑफ मेवाड़ जो होता है, उदयपुर का जो प्रजामंडल होता है, वो क्या करता है? वो डिमांड करता है फुल्ली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट, और अपॉइंट किया जाना चाहिए एक जुडिशियल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द फायरिंग। डन। तो ये सारी चीजें जो चेंज होती है, आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रजामंडल जो है वो सपोर्ट में था कि आप जो है राजस्थान यूनियन ज्वाइन करो। महाराणा भोपाल सिंह यहाँ सपोर्ट में नहीं थे राजस्थान, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती है 5 अप्रैल की फायरिंग के बाद कि प्रजामंडल जो है वो थोड़ा डोमिनेट करने लग जाता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द फायरिंग और फुल्ली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के स्टैब्लिशमेंट के लिए। और ये सारे जो कारण होते हैं, इनकी वजह से ही जो मेवाड़ का मर्जर होता है राजस्थान यूनियन की तरफ होता है। लेकिन ये राह अभी आसान नहीं थी, काफी शर्तें वगैरह यहाँ पर होगी। कांग्रेस पार्टी जो है वो उस टाइम दिल्ली में शासन था उसका, और महाराणा को ये बात पता चल गई थी कि मर्जर विद द राजस्थान यूनियन वाज द ओनली
सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ प्रजामंडल। प्रजामंडल की जो शर्त, जो जिद है, जो उनका जो जुडिशियल कमीशन की बात हो रही है या फुल्ली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही है, उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि राजस्थान यूनियन, जो सेकंड फेज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में 25 मार्च 1948 को बना है, उसमें हम मर्ज हो जाए। ठीक है, इसी इसी संदर्भ में सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अदर एडवाइजर्स को कहां भेजा गया? दिल्ली भेजा गया। ठीक है, टू डिसाइड द टर्म्स ऑफ मर्जर ऑफ मेवाड़ विदाउट डिले। बात समझ में आई? ये सारी सिचुएशंस यहां पर हुई, प्रजामंडल ने डोमिनेट किया और महाराणा को ये बात पता चल गई कि अब सिर्फ मर्जर ऑफ मेवाड़ विद राजस्थान यूनियन इज द ओनली ऑप्शन टू गेट रिड ऑफ प्रजामंडल। तो इसी संदर्भ में क्या किया गया? राममूर्ति जी को, मोहन सिंह जी को और अदर एडवाइजर को कहां भेजा गया? दिल्ली भेजा गया, मेवाड़ के मर्जर के टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात करने के लिए। स्टेट्स डिपार्टमेंट जो था, जो 1946 में बना था, वो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी का ही वेट कर रहा था कि कब खुद चलकर जो है वो मेवाड़ की तरफ से ऐसा ऑफर आए कि आप राजस्थान यूनियन में हम ज्वाइन होना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां भी थोड़े पेच फंसे हुए थे कि स्टेट्स डिपार्टमेंट जो था उसने ये पॉलिसी बना रखी थी कि जितने भी किंग्स हैं प्रिंसली स्टेट के, उनको एक प्राइवी पर्स दिया जाएगा, नॉट मोर देन 10 लाख रुपीज एनुअली। मतलब साल में किसी भी राजा को जो यूनियन ज्वाइन करता है, उस राजा को 10 लाख रुपए ही दिए जाएंगे एक साल के। ठीक है, लेकिन महाराणा भूपाल सिंह ने डिमांडेड प्राइवी पर्स ऑफ 20 लाख रुपए एनुअली। 20 लाख रुपए प्राइवी पर्स जो है यहां पर डिमांड की महाराणा ऑफ मेवाड़ ने, भूपाल सिंह जी ने, क्योंकि वो उनकी खुद की इच्छाएं मान लो या फिर ये मान लो कि बाकी सारे प्रिंसली स्टेट से हम अभी तो हम ऊपर हैं ही। मेवाड़ राजवंश सबसे बड़ा राजवंश है, सबसे बड़ी टेरिटरी है, सबसे पुराना राजवंश है, सबसे शक्तिशाली राजवंश है। तो बाद में भी वो सबसे ऊपर ही रहे, इसलिए उन्होंने ये डिमांड की कि प्राइवेट पर्स जो है वो 10 लाख नहीं 20 लाख होना चाहिए। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट तो भाई उसकी तो पॉलिसी है, वो कैसे कर सकता है कि 10 लाख से ऊपर, बाकी सबको 10 लाख रुपए दे रहे हैं प्राइवेट पर्स। ठीक है, तो महाराणा ने क्या किया? 20 लाख एनुअली की 20 लाख रुपए एनुअली की डिमांड की और स्टेट डिपार्टमेंट ने इसका भी एक वे आउट किया। क्या किया कि हम देंगे तो 10 लाख रुपए ही प्राइवेट पर्स आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा दे देंगे, हम भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे बाकी उनके साथ। लेकिन क्या होगा? द स्टेट्स डिपार्टमेंट फाउंड ए वे आउट। अब उन्होंने क्या रास्ता निकाला कि इट एग्रीड टू महाराणा भूपाल सिंह ऑफ मेवाड़ की 10 लाख रुपए तो एनुअल प्राइवेट पर्स दिया ही दिया जाएगा। ठीक है, डन, 10 लाख रुपए तो हो गए। 5 लाख जो है वो अलाउंस दिया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ राज प्रमुख। ठीक है, राज प्रमुख जो है उस वो आपको पद दिया जाएगा और उस पद के लिए आपको 5 लाख रुपए अलाउंस और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। कितने हो गए? 15 लाख रुपए। एंड द रिमेनिंग 5 लाख रुपीज दिए जाएंगे फॉर द एक्सपेंसेस इन रिलीजियस एक्ट्स एज पर द ट्रेडिशन ऑफ द डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। मेवाड़ जो रिलीजियस एक्ट जितने भी करता है एकलिंग जी के लिए या जितने भी मंदिरों की देखरेख के लिए, वो उन सब के लिए 5 लाख रुपए एनुअल एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 20 लाख रुपए हो गए। 10 लाख एनुअल प्राइवेट पर सबके बराबर, 5 लाख फॉर द अलाउंस ऑफ द पोस्ट ऑफ राज प्रमुख एंड 5 लाख। अब स्टेट्स डिपार्टमेंट ये देखिए कि महाराणा भूपाल सिंह की जो वो बोल रहे हैं वो बात मानी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और मानी गई। ठीक है भाई, अब महाराजा भूपाल सिंह ने कहा कि ठीक है, हम 10 लाख रुपए तो आप मुझे दे ही रहे हो, ठीक है, 5 लाख रुपए आप रिलीजियस एक्ट में भी दे रहे हो, रिलीजियस एक्ट एज पर द ट्रेडिशन ऑफ डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। ठीक है, डन। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप 5 लाख रुपए दे रहे हो राज प्रमुख की पोस्ट को, और इस बात की क्या गारंटी है कि मैं ही हमेशा राज प्रमुख रहूंगा? आप तो कल को राज प्रमुख मुझे हटाकर आप मान सिंह जी को बना दोगे राज प्रमुख। ठीक है, और उनको दे दोगे 5 लाख रुपए। तो ये तो गलत बात है। तो इसको काउंटर करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट फिर कहता है, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड टू मेक महाराणा द राज प्रमुख ऑफ यूनाइटेड राजस्थान फॉर लाइफ टाइम। ये तय कर दिया गया कि महाराणा जो है वो ही राज प्रमुख रहेंगे यूनाइटेड राजस्थान के हमेशा के लिए। राज प्रमुख मतलब, राज प्रमुख नहीं कहना, ये वर्ड थोड़ा अलग है, मैं कहूंगा हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे, बिल्कुल अपेक्स पोजीशन पे। अब चाहे वो अपेक्स पोजीशन अगर राज प्रमुख होती है तो महाराणा भूपाल सिंह रहेंगे, अगर महाराज प्रमुख जो है वो अपेक्स पोजीशन होती है तो भी महाराणा भूपाल सिंह रहेंगे। अपेक्स पोजीशन होगी वो महाराणा भूपाल सिंह के पास रहेगी और उसके साथ उनको अलाउंस मिलेगा 5 लाख रुपए। Till that, no such concession has been given to the king of any other princely state। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है, मेवाड़ को कितनी बड़ी उपाधि ये देने की बात हो जाती है कि इस तरह की कंसेशंस जो है, चाहे वो महाराज प्रमुख की गारंटी हो कि आप हमेशा लाइफ टाइम महाराज प्रमुख रहेंगे, चाहे वो 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए प्राइवेट पर्स में देने की बात हो, ये कंसेशंस किसी भी और डायनेस्टी, किसी भी और किंग, किसी भी और रियासत प्रिंसली स्टेट को नहीं दिए गए थे।
तो ये अपने आप में ये प्रूव करता है कि मेवाड़ डायनेस्टी कितनी पावरफुल थी। महाराणा भूपाल सिंह जी जो है किस तरह से अपनी शर्तों के सामने स्टेट डिपार्टमेंट को माननी पड़ी उनकी सारी शर्तें। Maharana took a sign of relief when the representatives of Mewar returned to Udaipur from Delhi after accepting the terms and conditions of the State Department। और इसी के साथ स्टेट डिपार्टमेंट्स ने सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो महाराणा भूपाल सिंह की मान ली गई। इसके उपरांत ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे मेवाड़ के वो सारे वापस उदयपुर आ गए। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली गए हुए थे ना, ये अभी बात हुई थी। कौन कौन गया हुआ था? राममूर्ति जी, मोहन सिंह मेहता और अदर एडवाइजर्स ही जितने भी थे ये दिल्ली गए हुए थे। डन। तो ये सारी चीजें हो गई, ये शर्तें आपको समझ में आ गई। और इसी के साथ महाराणा भूपाल सिंह जो है वो राजी हो गए हैं अब कि हम राजस्थान यूनियन में ज्वाइन होंगे। कब ज्वाइन होंगे अभी उसकी भी बात करते हैं। देखिए 17 मार्च, ये क्या हुआ? हाँ, 17 मार्च, 17 मार्च को क्या होता है? मत्स्य यूनियन। 25 मार्च को क्या होता है? ये 1948 की बात चल रही है। 25 मार्च को क्या होता है? राजस्थान यूनियन कोटा में इनोग्रेशन हो जाता है। ठीक है, द राजस्थान यूनियन इन कोटा वाज टू बी इनोग्रेटेड ऑन 25 मार्च, बट द डिसीजन ऑफ मर्जर ऑफ मेवाड़ वाज रिसीव्ड बाय द स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑन 23 मार्च। ठीक है, अब क्या होता है कि राजस्थान यूनियन जो है वो मर्ज होने से पहले ही मेवाड़ का डिसीजन आ जाता है। लेकिन फिर भी जो वीपी मेनन साहब होते हैं वो एडवाइस करते हैं महाराव कोटा दैट द इनोग्रेशन सेरेमनी ऑफ द न्यू स्टेट बी halted until a decision is regarding merger of मेवाड़। ठीक है, तो इस जो इनोग्रेशन सेरेमनी होती है इसको हॉल्ट किया जाए। ठीक है, ये वीपी मेनन साहब कहते हैं महाराव कोटा को, एडवाइस महाराव कोटा दैट द इनोग्रेशन सेरेमनी ऑफ द न्यू स्टेट बी halted until a decision is made regarding the merger of मेवाड़। ठीक है, क्या हो रहा है देखिए, आप सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये सारे सेकंड फेज में ज्वाइन होने के लिए राजी हो जाते हैं। इनकी डेट डिसाइड होती है 25 मार्च। ये 25 मार्च 1948 को इनोग्रेट किया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है उससे पहले 2 दिन पहले ही 23 मार्च को पता चल जाता है कि महाराणा भूपाल सिंह जी जो है वो राजस्थान यूनियन में शामिल होने के लिए मान गए हैं। इस बात के चलते वीपी मेनन साहब क्या कहते हैं महाराव कोटा को, कोटा कौन होते हैं? भीम सिंह जी। भीम सिंह जी को ये कहा जाता है जो बाद में राज प्रमुख ऑफ राजस्थान यूनियन बनेंगे, कि आप है ना जो इनोग्रेशन सेरेमनी होने वाली है नई स्टेट की उसको एक बार रोक दीजिए, उसको हॉल्ट कर दीजिए। ठीक है, ताकि मेवाड़ के मर्जर की भी बात जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाए और फिर मेवाड़ को भी हम इसमें शामिल करके राजस्थान यूनियन बनाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नियति को कुछ और ही मंजूर था। नियति को 7 फेजेस ही मंजूर थे कि 7 स्टेप्स 7 फेजेस में ही राजस्थान का इंटीग्रेशन होगा। तो सेकंड फेज यहाँ पर होता ही होता है। महाराव कोटा जो है वो ये कहते हैं, रिप्लाई करते हैं that all the preparations of the ceremony have been done। सारी जितनी भी प्रिपरेशंस हैं वो सब डन हो चुकी है। 23 मार्च को तो यहाँ ये आया कि भाई मेवाड़ कंफर्म हो गया है। वीपी मेनन साहब ने या तो 23 मार्च होगा या 24 मार्च होगा। तो इसके रिप्लाई में महाराव कोटा भीम सिंह जी ये कहते हैं कि सारी सेरेमनी की जो प्रिपरेशन है वो डन हो गई है। इन्विटेशन जितने भी राजा थे और बाकी सारे जो लोग हैं उनको भेजे जा चुके हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ वेरियस स्टेट जितने भी, कौन कौन, किशनगढ़, शाहपुरा, ठीक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सबको भेजा जा चुका है। सेंड टू मेनी किंग्स, महाराजा एंड अदर गेस्ट, सो द सेरेमनी विल हैव टू बी कंप्लीटेड ऑन द शेड्यूल डेट। तो महाराव कोटा जी इस जिद पे थे कि नहीं ये तो होकर ही रहेगा। ठीक है, तो स्टेट डिपार्टमेंट एक्सेप्टेड द आर्गुमेंट ऑफ महाराव कोटा भीम सिंह जी। ऑन 25 मार्च मिनिस्टर ऑफ इंडिया एन.वी. गडगिल साहब परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ राजस्थान यूनियन इन कोटा। ही एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ राज प्रमुख टू महाराव कोटा। कौन? भीम सिंह जी। महाराव कौन बनते हैं यहाँ पर सेकंड फेज में? भीम सिंह जी ऑफ कोटा। ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर टू गोकुल लाल असावा। कैपिटल किसको बनाया जाता है? कोटा को बनाया जाता है। डन। तो ये जो बात हमने की ये सेकंड फेज की ही बात यहाँ पर वापस रिपीट हुई है, क्योंकि इन बिटवीन मेवाड़ का भी जो बातें हैं वो चल रही थी। डन, आगे बात करते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। एन.वी. गडगिल साहब ने यहाँ पर इनोग्रेशन किया और एन.वी. गडगिल साहब ने यहाँ पर इनोग्रेशन किया और गोकुल लाल असावा जी जो है वो पीएम बने राजस्थान यूनियन के। 25 मार्च को इसका इनोग्रेशन हुआ और राज प्रमुख बने महाराव कोटा भीम सिंह जी। तो ये सेकंड ही फ्लैशबैक वापस आपको यहाँ पर बताया गया है। अब आगे चलते हैं। अब आगे अपन बात करेंगे थर्ड फेज की।
ठीक है, इन बिटवीन जो उदयपुर के मेवाड़ के मानने के बाद, राजी होने के बाद क्या बात हुई। इमीडिएटली आफ्टर साइनिंग द कॉवेनेंट बाय मेवाड़ ऑफ महाराणा भूपाल सिंह जी, द स्टेट्स डिपार्टमेंट नॉमिनेटेड माणिक्यलाल वर्मा जी को नॉमिनेट किया जाता है स्टेट्स डिपार्टमेंट के द्वारा, द एस्थेटिक लीडर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के लीडर, फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, किसको किया जाता है, माणिक्यलाल वर्मा जी को। ऑन रिटर्निंग टू उदयपुर, वर्मा डिस्कस द कैबिनेट फॉर्मेशन विद महाराणा भूपाल सिंह, द राज प्रमुख ऑफ यूनाइटेड राजस्थान। अब क्या हुआ, सबसे पहली चीज क्या थी, सबसे पहला फेज क्या था, मत्स्य यूनियन। सेकंड फेज क्या था, राजस्थान यूनियन। थर्ड फेज जो है उसका नाम दिया गया यूनाइटेड राजस्थान। ठीक है, यूनाइटेड राजस्थान क्या है, यूनाइटेड राजस्थान इज मेड बाय द यूनियन ऑफ मेवाड़ विथ राजस्थान यूनियन। देन अब क्या हुआ, महाराणा भूपाल सिंह ने ये कहा वर्मा जी को, भाई स्टेट्स डिपार्टमेंट ने किसको अपॉइंट किया, माणिक्यलाल वर्मा जी को एज द पीएम ऑफ द न्यू स्टेट। न्यू स्टेट कौन सा था, यूनाइटेड राजस्थान। महाराणा भूपाल सिंह ये कहते हैं वर्मा साहब को कि जितने भी जागीरदार हैं उनका रिप्रेजेंटेशन देना है हमें कैबिनेट में, कैबिनेट में सारे मेवाड़ के जागीरदार होने चाहिए। महाराणा भूपाल सिंह जी कह रहे हैं बात माननी पड़ेगी पीएम को, लेकिन कैसे माने कि जागीरदार जिनको पॉलिटिकल नॉलेज ना हो उनको कैबिनेट में कैसे हम जो है एक जगह दें। ठीक है, तो वर्मा जी ने यहां पर रिफ्यूज कर दिया। कितनी बड़ी बात, आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इज द प्राइमर ऑब्जेक्टिव हेयर, ना कि कोई किसी राजा का आदेश। Verma ji refused to accept Raj Pramukh's suggestion. As soon as the new state was formed, a legal crisis originated on 18 April 1948. Pandit Nehru arrived in Udaipur to inaugurate the United States of Rajasthan. United Rajasthan. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, यूनाइटेड राजस्थान थर्ड फेज का इनॉग्रेशन कब होता है, 18 अप्रैल 1948 को। और कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं उदयपुर में। ठीक है, अब क्या स्थिति बन गई यहां पर 18 अप्रैल के बाद कि एक स्टेट तो बन गया है मत्स्य यूनियन, दूसरा स्टेट बना था राजस्थान यूनियन, जिसके अंदर मेवाड़ ज्वाइन होके अब क्या बन गया है, यूनाइटेड राजस्थान या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। तो अब जो सेकंड फेज और थर्ड फेज है वो कंबाइन हो गए, और अब यहां पर राज प्रमुख कौन है, भूपाल सिंह जी, भीम सिंह जी नहीं है अब। ठीक है, भूपाल सिंह जी, किसके सेकंड फेज प्लस थर्ड फेज कंबाइन हो गया, भूपाल सिंह जी राज प्रमुख है, और पीएम कौन है, माणिक्यलाल वर्मा जी। माणिक्यलाल वर्मा जी ने कैबिनेट में जागीरदारों को जगह नहीं दी, उन्होंने अपने ही उससे जो बेस्ट लोग थे उनको वहां पर जगह दी गई। वो कैसे हुआ वो हम आगे सारी बात करेंगे। Pandit Nehru advised Verma to take oath of the office, and if there is any difficulty in forming the cabinet, he and Sir Ramamurthy should come to Delhi and consult the States Department. पंडित नेहरू ने जब ये इनॉग्रेशन हो रहा था तब माणिक्यलाल वर्मा जी को कहा कि आप ऑफिस की, पीएम ऑफिस की ओथ लीजिए और अपनी कैबिनेट फॉर्म कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है कैबिनेट फॉर्म करने में तो आप और सर राममूर्ति जी, सर राममूर्ति जी वही है जो यहाँ से दिल्ली गए थे जब महाराणा ऑफ मेवाड़ ने उनको भेजा था, शुड कम टू दिल्ली एंड कंसल्ट द स्टेट्स डिपार्टमेंट। स्टेट डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया थे। ठीक है, और पंडित नेहरू की एडवाइस से वर्मा जी ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर की ओथ ली अलॉन्ग विद राजप्रमुख। राजप्रमुख साहब ने भी यहां पर ओथ ली, किसने, भूपाल सिंह जी ने, और वर्मा साहब ने अपनी कैबिनेट को फॉर्म किया। क्या किया, कैबिनेट को फॉर्म किया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान की जो कैबिनेट है वो 11 महीने यहां पर चलती है। ठीक है, द कैबिनेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान lasted only 11 months. In this short period, it is performed what a province or a state government could not even do in 11 years. 11 सालों में जो एक प्रोविंस और स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी वो माणिक्यलाल वर्मा जी की कैबिनेट ने और माणिक्यलाल वर्मा जी ने मात्र 11 महीने के काल में कर दिया। द क्रेडिट ऑफ दिस एस्टोनिशिंग सक्सेस गोज टू वर्मा's leadership and ascetic colleagues who with diligence, perseverance and determination performed their responsibility to the exploited mass of Rajasthan for centuries. माणिक्यलाल वर्मा जी का योगदान यहाँ पर बहुत ही अतुल्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 11 महीने तक कैसे रही, क्योंकि उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर राजस्थान हो गया। ठीक है, सबसे पहले मत्स्य यूनियन, सेकंड राजस्थान यूनियन, और थर्ड इस राजस्थान यूनियन में ही उदयपुर ऐड कर दिया गया। ठीक है, और ये बन गया यूनाइटेड राजस्थान। RU जो है वो UR बन गया। मत्स्य यूनियन अलग चल रहा है, अभी भी मत्स्य यूनियन काम कर रहा है अलग लेवल पर। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री कौन है, इसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत है। राजस्थान यूनियन काम कर रहा था, इसके प्रधानमंत्री कौन थे, गोकुल लाल असावा। अब जब उदयपुर जुड़ गया यहाँ पे, तो अब जो इन दोनों का कंबाइंड जो राज प्रमुख हुए वो कौन हुए, भूपाल सिंह जी ऑफ मेवाड़, और प्राइम मिनिस्टर कौन हुए, माणिक्य लाल वर्मा जी।
देन समझ में आ गई बात पूरी अच्छे से। तो अब जो है वो राजस्थान में दो एंटिटीज हैं, एक है मत्स्य यूनियन, ये अभी भी अलग काम कर रहा है, और अब थर्ड फेज कंप्लीट होने के बाद क्या है, यूनाइटेड राजस्थान। यूनाइटेड राजस्थान में क्या क्या है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सारे स्टेट्स जो राजस्थान यूनियन में थे, प्लस उदयपुर भी यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, और ये कब अस्तित्व में आया, 25 मार्च 1948। डन। तो पहला मत्स्य यूनियन कब आता है, मत्स्य यूनियन होता है 17 मार्च। ठीक है, इनॉग्रेट होता है 17 मार्च को। फिर उसके बाद राजस्थान यूनियन, पहला 17 मार्च, ऐसे करते हैं इसको, 17/3/1948 मत्स्य यूनियन। फिर उसके बाद 25 मार्च 1948 इसको रोकने की बात की गई थी एनवी वीपी मेनन साहब द्वारा, लेकिन कोट महाराव ऑफ कोटा भीम सिंह जी ने उसको डिक्लाइन कर दिया उस रिक्वेस्ट को कि नहीं, हमने इनविटेशंस वगैरह सब भेज दिए हैं राजाओं को और गेस्ट को, तो ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद कब, बाद में कब ये बनता है वापस, 18 अप्रैल 18th और 9, ठीक है, डन, ये आ गया। ऑन 18 अप्रैल 1948 पीएम नेहरू अराइव्ड इन उदयपुर, और यहाँ पर तो इसका इसका इनोग्रेशन कौन करते हैं, एनवी गडगिल साहब। ठीक है, लोहागढ़ फोर्ट में। फिर वापस यहाँ पर गडगिल, गडगिल एनवी गडगिल साहब लोहागढ़ फोर्ट में। यहाँ कोटा फोर्ट में फिर वापस गडगिल साहब करते हैं। लेकिन यहाँ उदयपुर के साथ जब ज्वाइन होता है मेवाड़ के साथ, तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं, माणिक्यलाल वर्मा जी को ओथ लेने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। तो इसके साथ हमारे 3 फेजेस ऑफ राजस्थान जो है वो कंप्लीट हुए। अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर राजस्थान, जो अपना, एक बार इसको पहले रब करते हैं यार, ज्यादा ही लकीटे हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फोर्थ जो फेज है राजस्थान का, उसके बारे में बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था ये, और इसी दिन, जिस दिन ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर राजस्थान, उसी दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं वो सारी बात यहीं से क्लियर होगी, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर राजस्थान से क्लियर होगी। डन, शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर राजस्थान। राजपूताना प्रोविंशियल असेंबली जो है, ऑल इंडिया नेटिव स्टेट काउंसिल की, वो डिमांड करती है 20 जनवरी 1948 को कि एक रेजोल्यूशन लाया जाए। रेजोल्यूशन की मदद से वो ये डिमांड करती है कि सारे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान है उनका मर्जर जो है वो जल्दी से जल्दी हो, ताकि एक ग्रेटर स्टेट ऑफ राजस्थान जो है बने। अभी तक क्या हो गया है, अभी तक आपको पता है 3 फेज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और लगभग लगभग छोटे छोटे जितनी भी वो हैं, वो छोटी छोटी जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो सारे ज्वाइन हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जयपुर नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात है। जैसलमेर नहीं हुआ, एक बड़ी रियासत है, ठीक है, जैसलमेर नहीं हुआ, बीकानेर नहीं हुआ, ठीक है, जोधपुर नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी रियासतों को यहाँ पर ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी था इंटीग्रेशन में, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड मैनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटिंग द सैड प्रपोजल। जो भी ये प्रपोजल है 20 जनवरी 1948 तक, तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज उसके सामने आ रही थी। लेकिन ये चीज हुई, और किस तरह से हुई वो हम आगे इसी स्लाइड में यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। द स्टेट हैड प्रिंसली स्टेट्स लाइक जोधपुर जो मारवाड़ की जो रियासत थी वो अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाई थी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। जयपुर कछवाहा राजवंश ज्वाइन नहीं हो पाया था, ढूंढाड़ जिसे कहते हैं, बीकानेर ज्वाइन नहीं हो पाया था, और विच कुड हैव ए सेपरेट एक्सिस्टेंस एज पर द नॉर्म सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेट्स डिपार्टमेंट के जो नॉर्म्स थे, उनके तहत ये क्या है, सेपरेट एग्जिस्टेंस रख सकते थे, ये इतने बड़े थे। ठीक है, लेकिन सेपरेट एग्जिस्टेंस रखना तो भाई प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी ना, ऐसा थोड़ी होगा कि यार सेपरेट देश के अंदर देश काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या किया गया कि इसको कैसे ना कैसे यहां पर जोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि जोधपुर के जो राजा थे वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर कुछ वहां बातें हो रही थी। हनुवंत सिंह जी जो थे जोधपुर के, मतलब उनको प्रपोजल आया था मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से कि भाई आप है ना पाकिस्तान जो है वो ज्वाइन कर सकते हो यहाँ, जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह। लेकिन यहाँ पर फिर बाद में वल्लभ भाई पटेल के प्रेशर के द्वारा और आपसी नेगोशिएशंस के द्वारा ये बातें जो हैं ये डिक्लाइन हो गई, और जो होना था वही हुआ। जो आज जिस शेप में राजस्थान है वही धीरे धीरे उसी शेप की तरफ मैं इसको लेता हुआ जा रहा हूँ। हम धीरे धीरे उसी जो है डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेट डिपार्टमेंट का वो ये है कि जोधपुर को, जयपुर को, बीकानेर को,
ठीक है, जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं इनको यहाँ पर ज्वाइन करना है, क्योंकि ये जो है सीधे सीधे ताकत रखती है सेपरेट एग्जिस्टेंस रखने का, जो कि नॉर्म्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो अब टारगेट जो था वो स्टेट डिपार्टमेंट का यहाँ पर ग्रेटर राजस्थान बनाने पर आया। ठीक है, मत्स्य यूनियन बन गया, राजस्थान यूनियन बन गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान बन गया, और अब इसको ग्रेटर राजस्थान बनाना है। ग्रेटर राजस्थान कैसे बनेगा कि जो प्रिंसली स्टेट्स ऐड ऑन होंगे वो किस में होंगे, वो इस थर्ड फेज वाले जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान है इसमें ही ऐड हो जाएंगे, और पूरा मिलके ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर राजस्थान। अभी भी मत्स्य यूनियन अलग ही रहेगा। ठीक है, मतलब चीजें समझ में आ रही हैं आपको, धीरे धीरे आगे चलते हैं। डन, यहां तक सब समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। जो बॉर्डर्स थे जोधपुर के, बीकानेर के, जैसलमेर के, भाई जयपुर तो इन बिटवीन था, लेकिन जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर की जो बॉर्डर्स थी वो पाकिस्तान के साथ थी, और वहां पर हमेशा एक फियर था इन्वेजन का। ठीक है, और जोधपुर के हनुमान सिंह जी को, जैसा मैंने आपको बताया, मोहम्मद अली जिन्ना से प्रपोजल आ ही चुका था ऑलरेडी पाकिस्तान ज्वाइन करने का, लेकिन वो तो टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी इस तरह से हुई कि वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक बात थी कि जो ये जो बाउंड्री स्टेट्स हैं, हमारे बाउंड्री प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनको सबसे पहले ज्वाइन किया जाए। ये एक पॉइंट था। दीज प्रिंसली स्टेट्स वर पार्ट ऑफ द वास्ट डेजर्ट ऑफ थार, सो डेवलपमेंट वाज बियॉन्ड द इकोनॉमिक पावर ऑफ द सेड स्टेट्स। प्रिंसिप, ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, ये बिल्कुल थार डेजर्ट के पास पार्ट थे, तो अगर ये सेपरेट एग्जिस्टेंस भी रखते तो उनके पास इतनी इकोनॉमिक पावर नहीं थी कि यहाँ का डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, देयरफॉर द स्टेट्स डिपार्टमेंट वांटेड टू इंक्लूड दीज प्रिंसली स्टेट्स इन ग्रेटर राजस्थान, और स्टेट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर क्या किया कि इसको ग्रेटर राजस्थान में ऐड करो। पहले सबसे पहले मत्स्य यूनियन, फिर उसके बाद राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन में मेवाड़ ऐड कर दिया। ठीक है, प्लस मेवाड़, और ये क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। अब इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान में क्या ऐड होगा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, और ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर राजस्थान। समझ में आ रही है बात। मत्स्य यूनियन अभी भी सेपरेट है, इसके अंदर मेवाड़ ऐड हुआ, ये बन गया यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स कौन कौन सा है, राजस्थान यूनियन प्लस मेवाड़, और इसके अंदर ये चार और जुड़ी तो क्या बन गई, ग्रेटर राजस्थान। Then, in the first week of December 1948, with the consent of सरदार पटेल, वीपी मेनन जो है, मतलब 1948 के दिसंबर में ही वीपी मेनन साहब जो है वो कहाँ आते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करते हैं बिटवीन जोधपुर, बीकानेर, जयपुर फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्रेटर राजस्थान। और ये जो तीनों के तीनों राजा हैं विलिंगली टू गिव देयर प्रिंसली स्टेट्स एज सेपरेट यूनिट्स। यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि हम तो भैया तीनों अलग अलग ही रहेंगे। द थ्री किंग्स वर विलिंग टू कीप देयर प्रिंसली स्टेट एट सेपरेट यूनिट्स। यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है। वीपी मेनन साहब जब सरदार पटेल की कंसेंट के साथ जयपुर, जोधपुर और बीकानेर से बात करने आते हैं, तो ये तीनों मना कर देते हैं कि नहीं, हम ग्रेटर राजस्थान ज्वाइन नहीं करेंगे, हम जो है वो सेपरेट स्टेट ही रहेंगे। Ultimately, after several meetings, Menon succeeded in persuading the kings to merge. बाद में बहुत सारी मीटिंग्स के बाद क्या होता है यहाँ पर, वीपी मेनन साहब जो हैं, जो सेक्रेटरी थे, वो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जैसलमेर वाज ऑलरेडी, जैसलमेर जो था वो ऑलरेडी किसके हैंड्स में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैंड्स में था। ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन तो किन तीनों से बात करनी थी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर से ही बात करनी थी, और ये भी तीनों बाद में मान जाते हैं। जैसलमेर ऑलरेडी इनके पास था। 14 जनवरी 1949 को क्या होता है, उदयपुर में एक ह्यूज पब्लिक मीटिंग जो है वो सरदार पटेल अनाउंस करते हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर ने जो है वो प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर जो है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो महाराजाज ऑफ जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं। ये बात मकर संक्रांति के दिन 1949 में सरदार पटेल इस चीज को अनाउंस कर देते हैं। द हिस्टोरिक अनाउंसमेंट ऑफ सरदार पटेल वॉज वेलकम्ड बाय द पीपल बाय लाउड क्लैपिंग। ऑन 3 फरवरी 1949 वीपी मेनन ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग दिल्ली टू कंसिडर दिस प्लान। ठीक है, तो ये सारा क्या हुआ, ये जो इस पैराग्राफ में चीजें डिस्कस हुई है, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही है किसके लिए, मर्जर ऑफ राजस्थान, मर्जर ऑफ द 4 प्रिंसली स्टेट्स, द बिगेस्ट 4 प्रिंसली स्टेट्स इन द राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान टू फॉर्म ग्रेटर राजस्थान। तो अब यहाँ पर ग्रेटर राजस्थान बनेगा इन 4 रियासतों के। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर ने तो कर ही दिया कि भाई हम यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, और जैसलमेर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में था। अब क्या होता है, It was decided in the meeting that Maharaja Savai Man Singh of Jaipur should be made राज प्रमुख for lifetime। अब यहाँ पर प्रॉब्लम, अब आप समझ रहे हैं, राज प्रमुख फॉर लाइफ टाइम किसको बनाया जा रहा है, जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह जी को। लेकिन वहां उधर तो हमने मेवाड़ के राजा से, भूपाल सिंह जी से ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपको लाइफ टाइम के लिए राज प्रमुख रखेंगे।
बिल्कुल। मैंने वहां पर एक पॉइंट और बताया था आपको कि राज प्रमुख हो या कुछ भी हो, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो भूपाल सिंह जी रहेंगे। यहां पर सवाई मान सिंह जी जो हैं जयपुर के, उनको राज प्रमुख बना दिया गया है लाइफ टाइम के लिए, लेकिन भूपाल सिंह जी को, ठीक है, और भी ज्यादा ऑनरेबल पोस्ट दी जाएगी, किसकी? महाराज प्रमुख की। मतलब सवाई मान सिंह जी अगर राज प्रमुख है तो इनसे ऊपर कौन होंगे? भूपाल सिंह जी, जिनको क्या बनाया जाएगा? महाराज प्रमुख। एंड कीपिंग इन माइंड द डिग्निटी ऑफ द एंशिएंट डायनेस्टी, जो पुरानिक बहुत ही पुरानी डायनेस्टी है, उसकी डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए उदयपुर के जो महाराणा भूपाल सिंह जी हैं शुड बी गिवन द ऑनरेबल पोस्ट ऑफ महाराज प्रमुख। ठीक है। वर्मा कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बट द नेक्स्ट डे ही साइंड द डिसीजन। अब क्या हुआ है? अब आप एक बार थोड़ी सी डायनामिक्स, पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है वो समझ लीजिए। क्या हुआ है कि स्टेट्स तो आपको पता ही है किस तरह से ये चीजें हो रही हैं। जो थर्ड फेज ऑफ इंटीग्रेशन था, उसमें क्या मतलब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान जो था, उसमें ये 4 स्टेट और जुड़ गए। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और ये जुड़ने के बाद क्या बन गया? ग्रेटर राजस्थान। डन। अब ग्रेटर राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन है? महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह जी ऑफ उदयपुर। ग्रेटर राजस्थान के राज प्रमुख कौन है? महाराजा सवाई मान सिंह जी ऑफ जयपुर। ठीक है। ग्रेटर राजस्थान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ग्रेटर राजस्थान के प्राइम मिनिस्टर है हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी जयपुर के। ठीक है। इस तरह से यहां पर क्या होता है, ये सारी चीजें काम करती है, और ग्रेटर राजस्थान जो है वो धीरे धीरे यहां पर आप देखेंगे कि अस्तित्व में आ रहा है। इन दिस मीटिंग द इशू ऑफ कैपिटल, अभी अभी कैपिटल डिसाइड नहीं हुई भाई। मत्स्य यूनियन की कैपिटल क्या थी? अलवर। उसके बाद सेकंड जो बना उसकी यूनियन क्या बनी? कोटा। थर्ड फेज जो था उसकी यूनियन उदयपुर हो गई। ठीक है। लेकिन जो फोर्थ फेज है उसके बाद अब जो ग्रेटर राजस्थान है उसकी कैपिटल का जो इशू है वो यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है कि द इशू ऑफ कैपिटल वाज लेट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई ने इस सत्य की जानकारी के लिए, ये सत्य की खोज लगानी है भैया, सत्य का पता लगाना है कि कैपिटल किसको बनाए। मेवाड़ के उदयपुर को बनाए, कोटा को बनाए, अलवर को बनाए, किसको बनाए? तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी अपॉइंट की एक्सपर्ट्स की, और उस कमेटी, इस सत्य की खोज के लिए उन्होंने क्या कमेटी, किसके नाम से कौन सी कमेटी अपॉइंट की गई? सत्यनारायण राव कमेटी बनाई गई कि ग्रेटर राजस्थान जो बना है, ठीक है, कब बना है? 30 मार्च 1949 को। इसको राजस्थान दिवस के नाम से भी हम जानते हैं, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राजस्थान का जो मेजर पोर्शन है वो 30 मार्च 1949 को ही अस्तित्व में आया था, ग्रेटर राजस्थान जब बना था। ठीक है। इसलिए इसको राजस्थान डे बनाया जाता है। तो ये जो 30 मार्च 1949 को ग्रेटर राजस्थान बना है, इसकी कैपिटल क्या होगी, इसकी जांच करने के लिए, इसके बारे में रिकमेंडेशन देने के लिए उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने पी सत्यनारायण राव कमेटी बनाई टू सेलेक्ट द कैपिटल। द कमिटी रिकमेंडेड जयपुर टू बी द कैपिटल ऑफ राजस्थान। और यहां पर इस कमिटी ने क्या डिक्लेयर करते हैं कि जयपुर जो है वो राजस्थान की कैपिटल होगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। और कुछ कंडीशंस और रखी कि पूरी जो पावर है राजस्थान की वो ऐसा नहीं है हम कंसंट्रेट कर दे जयपुर में। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अदर बिग सिटीज ऑफ राजस्थान, बाकी भी तो बिग सिटीज हैं, उदयपुर है, कोटा है, अजमेर है, इनको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? तो इन्होंने क्या किया कि कमिटी ने रिकमेंडेशंस में कुछ एडवाइसेस दी कि जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो इन बाकी सिटीज में भी जो है वो खोले जाए। ऐसा नहीं है जयपुर को तो आप ऑन पेपर आप, ठीक है, मान लीजिए कैपिटल आप जारी कर दो, बता दो, लेकिन बाकी जो स्टेट्स, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को भी ध्यान में रखते हुए वहां भी कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है वो खोले जाए। और सरदार पटेल ने जो है पी सत्यनारायण राव कमेटी की जो ये सिफारिशें थी इनको एक्सेप्ट किया। ऐसे रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जयपुर वॉज डिक्लेयर एज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल किसको बनाया गया ग्रेटर राजस्थान के बाद? जयपुर को। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड टू कीप हाई कोर्ट कहां पर? जोधपुर में। आज भी हाई कोर्ट कहां पर है? जोधपुर में। एजुकेशन डिपार्टमेंट कहां पर? बीकानेर। मिनरल एंड कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट कहां पर? उदयपुर में। फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कोटा में खोला गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो भरतपुर में। इस तरह से राजस्थान की जो पावर है, पावर मतलब डिपार्टमेंटल पावर जो है, वो इस तरह से पूरे राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट की गई कि जयपुर सत्यनारायण कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही ये काम हुआ कि जयपुर को तो कैपिटल बनाया गया। इसके अलावा हाई कोर्ट जो है वो, जुडिशरी जो है वो जोधपुर को दी गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर को दिया गया। मिनरल एंड कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट उदयपुर को दिया गया। फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो कोटा के पास गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है भरतपुर के पास आया। और इसी के साथ ग्रेटर राजस्थान जो है वो इनोग्रेट किया गया सरदार पटेल द्वारा। ठीक है। फोर्थ फेज, फर्स्ट फेज किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था?
गडगिल जी के द्वारा, सेकंड फेज भी गडगिल जी के द्वारा कोटा में, ठीक है। थर्ड फेज जो है वो मेवाड़ के उदयपुर में किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यहाँ पे जो ये जो फोर्थ फेज है ये सरदार पटेल द्वारा 30 मार्च 1949 को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। और इसी दिन जो है वो मैक्सिमम राजस्थान, लगभग 80-90% राजस्थान जो है वो इंटीग्रेट हो चुका था, वो एकजुट हो गया था। और इसीलिए इस दिन 30 मार्च 1949 को क्या बनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और हीरालाल शास्त्री जी जो हैं जयपुर के, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, किसका, ग्रेटर राजस्थान का। फर्स्ट फेज में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, शोभा राम कुमावत। सेकंड फेज में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, गोकुल लाल असावा। थर्ड फेज में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, माणिक्य लाल वर्मा। फोर्थ फेज में प्राइम मिनिस्टर कौन हुए, हीरालाल शास्त्री। डन, सारे प्राइम मिनिस्टर्स भी डन करवा दिया आपको, डन। तो इसी के साथ यहां पर ये फोर्थ फेज ऑफ जो है वो कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। द सेंचुरी ओल्ड मोनार्की इन राजस्थान केम टू एन एंड विद द मर्जर ऑफ वेरियस प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। गुहिल सिसोदिया डायनेस्टी जो है वो कितनी पुरानी डायनेस्टी है, 734 एडी में अस्तित्व में आई थी। गुहलादित्य ने, बप्पा रावल ने यहाँ पर स्थापना की थी, गुहलादित्य ने स्थापना की थी। पहले प्रतापी शासक बप्पा रावल थे, 734 एडी। मैंने आपको पढ़ाया है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान में, ठीक है। तो इतनी पुरानी जो डायनेस्टी थी वो यहाँ पर जो हुआ उसका मर्जर हुआ। गुहिल जो है मेवाड़ के सिसोदिया जो है, जैसलमेर के भाटी, जयपुर के कछवाहा, हाड़ा चौहान ऑफ बूंदी वर ऑल द ओल्डेस्ट डायनेस्टीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी जो डायनेस्टीज हैं ये इनका मर्जर होता है और ये एक राजस्थान का एक अभिन्न पार्ट बनता है। अब जो सामने आपके टेबल आ रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको बताया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फेज मत्स्य संघ बनता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और कौन सा, निमराना, निमराना ठिकाना, ठीक है। कब, 17 मार्च 1948 को। कैपिटल कौन, अलवर, ठीक है। राज प्रमुख कौन, उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख कौन, गणेशपाल वासुदेव। प्रधानमंत्री कौन, शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री कौन, जुगल किशोर चतुर्वेदी। फर्स्ट फेज डन। सेकंड फेज की बात की जाए तो एक सेकंड, सेकंड फेज की बात की जाए तो सेकंड फेज राजस्थान यूनियन, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ठीक है। ये सारे मर्ज हुए। लेकिन एक चीज और नहीं है, जैसे यहाँ निमरान नहीं था वैसे यहाँ कुशलगढ़ नहीं है बांसवाड़ा का, कुशलगढ़ भी ऐड होता है ठिकाना। कब होता है, 25 मार्च 1948 को, ठीक है। राज प्रमुख कौन, कोटा के भीम सिंह जी, ठीक है। इनको क्या बनाया जाता है, राज प्रमुख बनाया जाता है। इसके अलावा राजधानी कौन सी होती है, राजधानी भी कोटा को बनाया जाता है। उपराज प्रमुख जो है वो बूंदी, बूंदी के कौन बनते हैं, बूंदी के बहादुर सिंह जी, ठीक है। बूंदी के बहादुर सिंह जी उपराज प्रमुख बनते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, ठीक है। थर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, ये पूरा जो है इनके साथ क्या मर्ज कर दिया जाता है, उदयपुर मर्ज कर दिया जाता है, मेवाड़ मर्ज कर दिया जाता है। कब, 18 अप्रैल 1948 को। तो ये तीनों जो है ये 1948 में ही हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ फेज मैंने अभी बताया, यहाँ पर महाराज प्रमुख कौन बनता है, राज प्रमुख कौन बनता है, भोपाल सिंह जी। प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, माणिक्य लाल वर्मा जी। डन। फोर्थ फेज ग्रेटर राजस्थान बनता है, इसमें हुआ ऐड मेवाड़ और इस पूरे में ऐड हो जाता है बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। 30 मार्च 1949 जैसा कि हमने आपको पढ़ाया अभी, राजस्थान दिवस के नाम से ये जाना जाता है। और यहाँ पर महाराज प्रमुख बनते हैं भोपाल सिंह जी और राज प्रमुख बनते हैं मान सिंह जी ऑफ जयपुर। और जो चीफ मिनिस्टर है, सॉरी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कौन बनता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सॉरी ग्रेटर राजस्थान का हीरालाल शास्त्री जी। तो अभी तक हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया, डन। ये जो टेबल है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरी पीडीएफ ही प्रोवाइड होगी, लेकिन ये इसकी जो फोटो है ये मैं अलग से यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। एज द फाइनल सिंबल ऑफ मोनार्की ओनली द न्यूली क्राउंड पोस्ट ऑफ राज का प्रमुख रिमेन्ड। अब सिर्फ जो मोनार्की की जो एक और जो आखिरी चिन्ह था वो कौन सा बचता है, राज प्रमुख। और ये भी 1956 में खत्म हो जाएगी पोस्ट, हम देखेंगे पढ़ेंगे। These positions were equivalent to the governors of the provinces. राज प्रमुख किसके इक्विवेलेंट थे, गवर्नर के इक्विवेलेंट थे। पीएम किसके इक्विवेलेंट थे, सीएम के इक्विवेलेंट थे, ठीक है। जो प्रधानमंत्री जिनको मैं अभी कह रहा हूं कि भाई फोर्थ फेज के जो प्रधानमंत्री हैं वो हीरालाल शास्त्री जी हैं, उनकी जो पॉलिटिकल लेवल है, पॉलिटिकल सिचुएशन जो इनकी है वो सीएम के बराबर है।
राज प्रमुख जो है वो उनकी पोजीशन जो है वो इक्विवेलेंट है गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस के। दिस वाज सच ए ब्लडलेस रेवोल्यूशन। मतलब इतनी सारी रियासतों को, इतने सारे राज्यों को एकजुट कर लेना, ठीक है, एक दूसरे में मर्ज कर देना विदाउट एनी ब्लड, ये एक एक तरीके से वास्तव में एक क्रांति ही थी, ब्लडलेस क्रांति, हुज एग्जाम्पल वुड नॉट बी फाउंड इवन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये सब कुछ संभव हो पाया, देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द लीडरशिप पावर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब का एग्जीक्यूशन जो था। ठीक है, ये 5th 6th 7th भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। अब यहां तक हमने 4 फेजेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान कंप्लीट कर लिया है। 5th फेज अब हम शुरू करेंगे, जो कि है मर्जर ऑफ मत्स्य यूनियन। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट, जो मत्स्य यूनियन यहाँ पर अलग थलग पड़ा हुआ था, पहला मत्स्य यूनियन ही बना था, दूसरा बना राजस्थान यूनियन, तीसरा बना राजस्थान यूनियन में मेवाड़ ऐड हो गया, फिर राजस्थान यूनियन प्लस मेवाड़ में 4 वो ऐड हो गए। तो ये तो ऐड होते हुए चल रहे थे, ये तो बढ़ता हुआ जा रहा था काफिला। ठीक है, ये एक अलग थलग पड़ा हुआ था मत्स्य यूनियन, इसको भी अब इसमें ऐड किया जाएगा और ये 5वां फेज आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मर्जर ऑफ मत्स्य यूनियन। जैसा कि आपको पता है कि मत्स्य यूनियन जो है वो ऑलरेडी फॉर्म हो गया था अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली से मिलकर। ठीक है, इसके साथ ही निमराना भी जो है वो यहाँ पर ऐड ऑन हुआ था। ठीक है, और ये काम हो गया था 17 मार्च 1948 को मिलकर मत्स्य यूनियन बना लिया गया था। ठीक है, अब जब प्रिंसली स्टेट्स जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी मर्ज हो गए राजस्थान में, तो अब कोई पॉइंट ही नहीं रह गया था मत्स्य यूनियन को एक सेपरेट एंटिटी बना के रखने का। ठीक है, आपको पता है मत्स्य यूनियन पहला फर्स्ट फेज में मत्स्य यूनियन बना, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर इसमें मेवाड़ जुड़ा, फिर थर्ड पॉइंट हो गया, फिर उसमें 4 वो जुड़े और ये हो गया। अब ये जो चीज थी ये एक अलग थलग पड़ी हुई थी। यहाँ से राजस्थान यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, मेवाड़ जुड़ने के बाद, और उसके बाद ग्रेटर राजस्थान, ये यहाँ पर हो गया ग्रेटर राजस्थान। अब इस ग्रेटर राजस्थान में जो ये 5th फेज है, वो 5th फेज क्या है कि ग्रेटर राजस्थान में क्या जोड़ा जाएगा, मत्स्य यूनियन जोड़ा जाएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो अलवर और भरतपुर की जो जनता थी वो ये चाहती थी कि वहां के कुछ जो लोग ये चाहते थे कि वो यूपी में शामिल हो। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर लाइन एरिया है। ठीक है, तो वहां पर ये विद्रोह था कि भाई हम यूपी में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो इसकी इसके डिसीजन के लिए कि वेदर टू ज्वाइन मत्स्य यूनियन और टू ज्वाइन ग्रेटर राजस्थान, यहाँ पर एक कमिटी बनाई गई। ठीक है, जैसे कैपिटल के लिए सत्यनारायण राव कमेटी बनाई गई थी, वैसे ही अलवर भरतपुर को, मत्स्य यूनियन को कौन सी जगह जोड़ा जाए, राजस्थान में कि यूपी में, उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, शंकर राव देव कमेटी, शंकर देव राय कमेटी यहाँ पर बनाई गई, कीपिंग इन माइंड द रिकमेंडेशन। और फिर इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उसके आधार पर 5th फेज ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर होता है, जिसके जो होता है 15th ऑफ मई 1949 को। और यहां पर क्या बनता है, मत्स्य यूनियन का मर्जर हो जाता है ग्रेटर राजस्थान में। देन आगे चलते हैं, यूनियन विद ग्रेटर राजस्थान, द प्राइम मिनिस्टर शोभाराम वाज इंक्लूडेड इनटू द शास्त्री कैबिनेट। और जो शोभाराम कुमावत थे मत्स्य यूनियन के प्राइम मिनिस्टर, उनको शास्त्री जी की कैबिनेट, शास्त्री जी कौन, हीरालाल शास्त्री जी की कैबिनेट में जगह मिल जाती है। और प्राइम मिनिस्टर जो यहां पर रहते हैं वो कौन रहते हैं, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो ग्रेटर राजस्थान के बाद यहां पर निकल के आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। ठीक है, सबसे पहले मत्स्य यूनियन, मत्स्य यूनियन के बाद राजस्थान यूनियन, उसके बाद यूनाइटेड राजस्थान, उसके बाद ग्रेटर राजस्थान, और फिर यहां से जब मत्स्य यूनियन इस ग्रेटर राजस्थान में जोड़ा जा रहा है तो यहां पर बन रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। देन महाराज प्रमुख कौन है, वही भूपाल सिंह जी। उप उप राज प्रमुख कौन है, मान सिंह जी। प्राइम मिनिस्टर कौन है, हीरालाल शास्त्री जी। सब कुछ सेम रहेगा, अब आगे जितनी भी चीजें एड ऑन होती रहेंगी उनके हिसाब से शास्त्री जी ही यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर, राज प्रमुख भी वही रहेंगे और महाराज प्रमुख भी वही रहेंगे। बस धीरे धीरे जो चीजें हैं वो एड ऑन हो जाएगी। अब सारी चीजें यहाँ पर एड ऑन हो चुकी है सिवाय सिरोही के, और एक जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड जो टेरिटरी थी, कौन सी, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अब ये कैसे मर्ज होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो सिरोही का आता है कि सिरोही कहाँ पर ऐड होगी। जैसा कि पता है आपको कि सिरोही बॉर्डर लाइन एरिया है। ठीक है, बॉर्डर लाइन किससे, राजस्थान और गुजरात।
ठीक है। और सिरोही वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक टूरिस्ट सेंटर है। तो द लीडर्स ऑफ गुजरात वांटेड टू मेक द टूरिस्ट सेंटर ऑफ माउंट आबू लोकेटेड इन सिरोही अ पार्ट ऑफ गुजरात। अब क्या है कि जो सिरोही है उसको गुजरात के लोग ये चाहते थे कि उसमें माउंट आबू भी है और वो जो है वो गुजरात का पार्ट हो सके। ठीक है। और स्टेट डिपार्टमेंट भी जो था वो भी उनके ही इन्फ्लुएंस में था। क्यों था उनके इन्फ्लुएंस में? क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जो है वो कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं। तो गुजरात के लोग क्या चाहते थे कि सिरोही को कहाँ ऐड किया जाए? गुजरात में ऐड किया जाए, माउंट आबू की वजह से। और स्टेट डिपार्टमेंट भी उनके इन्फ्लुएंस में था। देयरफॉर इन स्पाइट ऑफ द पब्लिक अपोजिशन, लेकिन पब्लिक जो थी वो अपोजिशन में थी। कहाँ की पब्लिक? सिरोही की पब्लिक। सिरोही की पब्लिक ये चाहती थी कि वो राजस्थान में ऐड हो, और राजस्थान के लोग भी ये चाहते थे राजस्थान में ऐड हो। क्यों? क्योंकि गोकुल भाई भट्ट के चक्कर में। गोकुल भाई भट्ट, अब ये कौन है, कैसे यहाँ पर रोल में आते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सिरोही को राजस्थान में जोड़ने का एकमात्र जो काम था वो इसलिए किया गया था कि गोकुल भाई भट्ट जो है वो राजस्थान के साथ रहे, वो गुजरात में ना जाए। गोकुल भाई भट्ट एक बड़े ही शानदार नेता थे, सिरोही से संबंधित थे। The States Department in November 1947 removed Sirohi from Rajputana Agency and shifted it to Gujarat Agency। और यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट ने ये गुजरात के लोगों की इन्फ्लुएंस में आकर क्या किया नवंबर 1947 में कि सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटा दिया गया और गुजरात एजेंसी में जोड़ दिया गया। ठीक है। यहाँ अभी तक 1947 के नवंबर तक क्या हो रहा है कि सिरोही इज नॉट अ पार्ट ऑफ राजस्थान टिल 1947। ये कैसे बनता है वो हम आगे बात करते हैं। द पीपल ऑफ सिरोही डिमांडेड दैट सिरोही शुड नॉट बी मर्ज्ड इन बॉम्बे एंड मर्ज इन यूनाइटेड राजस्थान। उस टाइम गुजरात नहीं था, बॉम्बे था। ठीक है। तो वो पीपल ऑफ सिरोही, सिरोही के जो लोग थे वो तो क्या चाहते थे कि सिरोही कहाँ पर हो? यूनाइटेड राजस्थान में हो। ठीक है। उसके बाद फ्यू डेज लेटर उदयपुर ऑल्सो डिसाइडेड टू ज्वाइन यूनाइटेड राजस्थान, वो भी ज्वाइन कर लिया गया। उसके बाद ऑन दिस ओकेजन श्री हीरालाल शास्त्री, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द राजपूताना प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द ऑल इंडिया नेटिव स्टेट काउंसिल, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक टेलीग्राम लिखा। कब लिखा? 10 अप्रैल को लिखा। ठीक है। जब सब कुछ ज्वाइन हो चुका था, ग्रेटर राजस्थान बन चुका था, उसके बाद में हीरालाल शास्त्री ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी थे राजपूताना प्रोविंशियल असेंबली के, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके थे तब तक राजस्थान के, ग्रेटर राजस्थान के। इट इज हर्टनिंग टू नो दैट उदयपुर इज ज्वाइनिंग द यूनाइटेड राजस्थान। ठीक है। ये एक अच्छी खबर है कि उदयपुर जो है वो भी यूनाइटेड राजस्थान ज्वाइन कर रहा है और अब हम बनाएंगे यूनाइटेड राजस्थान बनाएंगे। ठीक है। यूनियन ऑफ राजस्थान ज्वाइन कर रहा है। दिस मेक्स द ज्वाइनिंग ऑफ सिरोही टू राजस्थान इवन मोर इनएविटेबल। और इसी के साथ ही जब उदयपुर भी राजस्थान ज्वाइन कर रहा है तो सिरोही को भी राजस्थान में ज्वाइन करना जो है वो इनएविटेबल हो गया। अब तो सिरोही राजस्थान में ही आएगा। सिरोही मीन्स टू अस गोकुल भाई भट्ट। सिरोही सिनोनिमस है गोकुल भाई भट्ट के, और हम राजस्थान को गोकुल भाई भट्ट के बगैर नहीं चला सकते। हमें गोकुल भाई भट्ट को हमारी जो वो है क्या कहते हैं जो कैबिनेट है उसमें जगह देनी है। शास्त्री जी कुड नॉट फाइंड एनी रिप्लाई टू दिस टेलीग्राम। शास्त्री जी ने वो टेलीग्राम किया था किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसका कोई जवाब नहीं आता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद भी यही चाहते थे कि सिरोही जो है वो गुजरात में ऐड हो, राजस्थान में ऐड ना हो। और उसी की वजह से स्टेट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर नवंबर 1947 में सिरोही को गुजरात से हटाकर कहाँ ज्वाइन करवाया था? सॉरी, राजस्थान से हटा के कहाँ ज्वाइन करवाया था? गुजरात एजेंसी में ज्वाइन कराया था। अब अगर मैं गोकुल भाई भट्ट के बारे में आपको बताऊं तो गोकुल भाई भट्ट जो है उनको क्या कहा जाता है? उनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ठीक है। और ये सिरोही के रहने वाले थे, महान नेता थे। ठीक है। 1939 में इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, और वो भी कहां से की थी? बंबई में रहकर। बंबई में रहकर इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। गोकुल भाई भट्ट जो थे वो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे। ठीक है। इसके साथ ही गोकुल भाई भट्ट ने भूदान आंदोलन जो था विनोबा भावे का, उसमें भी एक महान योगदान दिया था। और मद निषेध के लिए, मतलब अल्कोहल बैन के लिए, अल्कोहल प्रोहिबिशन के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अनशन किए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो गोकुल भाई भट्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे, और वो सिरोही के होने के कारण हम मतलब हीरालाल शास्त्री जी भी ये चाहते थे कि वो राजस्थान में सिरोही जो है वो ऐड हो और हम गोकुल भाई भट्ट को अपनी कैबिनेट में जो है वो शामिल कर सकें। ठीक है। आगे क्या होता है? अभी तक यहाँ पर क्या हो चुका है कि हीरालाल शास्त्री जी ने यहाँ पर टेलीग्राम लिखा है इनको, वल्लभ भाई पटेल को, और वहां से कोई रिप्लाई आया नहीं। ऑन दिसंबर 18 एट द ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान अ डेलीगेशन ऑफ राजस्थान वर्कर्स मेट पंडित जवाहरलाल नेहरू इन उदयपुर। ठीक है। यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान के जो लोग थे
मतलब सारा पूरा सिस्टम होने के बाद ग्रेटर राजस्थान के बाद जो यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान जो 30 मार्च को बना, उसकी जो डेलीगेशन है वो किससे मिला? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलता है। कहां पर? उदयपुर में। एंड मेड हिम अवेयर द फीलिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट रिगार्डिंग सिरोही। उन्होंने बताया कि स्टेट के जो लोग हैं वो क्या फील करते हैं सिरोही के बारे में, वो क्या फील करते हैं गोकुल भाई भट्ट के बारे में, और वो क्यों चाहते हैं कि सिरोही एक अभिन्न अंग बने राजस्थान का। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो सरदार पटेल से बात करते हैं, और इसके बाद भी सरदार पटेल जो है वो सिरोही को गुजरात में इंक्लूड कर लेते हैं, लीविंग द बर्थ प्लेस ऑफ गोकुल भाई भट्ट, हलताल। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म स्थान था वो क्या था? हलताल। एंड सम अदर प्लेसेस। अब देखो, अब पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये कहा गया कि भाई हमें तो सिरोही इसलिए चाहिए क्योंकि हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सिरोही तो दे दिया मुंबई को, बॉम्बे को, ठीक है, मतलब गुजरात को, आज का गुजरात, उस टाइम का बॉम्बे। लेकिन जहां पर गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म स्थान था हलताल, और कुछ और थोड़ा सा आसपास का एरिया, वो दे दिया राजस्थान को। समझ में आई बात? ये दोनों ही चीजें हो गई कि सिरोही तो आ गया गुजरात में, लेकिन आपको गोकुल भाई भट्ट चाहिए ना, तो गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म स्थान है हालताल और आसपास का एरिया, वो हमने दे दिया राजस्थान को। ठीक है, तो अब ये बात क्लियर हो गई थी, ये हट धर्मिता थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कि सिरोही तो गुजरात, आज के वर्तमान गुजरात और तत्कालीन जो बॉम्बे टेरिटरी थी उसमें आएगा। जब ये बात क्लियर हुई कि भाई पहले भी सरदार पटेल साहब ने क्या किया था कि इसको मुंबई में शामिल कर दिया था और राजस्थान एजेंसी से, राजपूताना एजेंसी से हटा लिया था, और अब भी ये बात शुरू हुई कि भाई हालताल जो है वो राजस्थान को दे दिया और बाकी सारे अदर प्लेसेस राजस्थान को दे दिए, और सिरोही जो है वो बॉम्बे को दे दिया। यहां से क्या हुआ, एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट शुरू होता है सिरोही में। दिस मोमेंट came to an end when the Indian government assured to reconsider its decision। और ये मोमेंट जो है ये तब खत्म होता है जब इंडियन गवर्नमेंट ये आश्वासन देती है कि हम जो है ये जो डिसीजन है ये वाला सिरोही को, वेदर टू मर्ज इट इन राजस्थान और इन गुजरात, इसको हम रिकंसिडर करेंगे। और ये जो इनजस्टिस है, ये इनजस्टिस कब खत्म होता है? ये इनजस्टिस खत्म होता है 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? While the Mount Abu area of the Sirohi was again removed from Gujarat and merged with Rajasthan on the recommendation of the State Reorganization Commission। 1 नवंबर 1956 को जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होता है वो क्या करता है? माउंट आबू एरिया जो होता है सिरोही का, उसको रिमूव करता है। कहाँ से? गुजरात से, और उसको मर्ज कर देता है राजस्थान में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में बना था, उसके रिकमेंडेशंस के अनुसार 1 नवंबर 1956 को ये इनजस्टिस जो है ये यहाँ पर खत्म होता है। देन बात क्लियरली समझ में आ गई क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है और किस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान की तरफ हम परस्पर आगे बढ़ते जा रहे हैं तेजी के साथ। जो आज के टाइम का जो राजस्थान है उसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, उस फॉर्म की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह यहां पर क्या होता है कि सिरोही जो है वो 2 पार्ट में राजस्थान में मर्ज होता है। पहले पार्ट में तो वो 26 जनवरी 1950 को मर्ज हो जाता है, और जो माउंट आबू का एरिया है वो 1 नवंबर 1956 में मर्ज होता है। डन। तो इस तरह से सिरोही यहां पर मर्ज होता है। तो जो 6th फेज ऑफ यूनिफिकेशन है वो है 26 जनवरी 1950, और जो 7th फेज ऑफ मर्जर है वो है 1 नवंबर 1955, जब माउंट आबू और एरिया जो है वो वहां पर मर्ज होता है। डन। अब बात करते हैं अपन मर्जर ऑफ अजमेर की। द राजपूताना प्रोविंशियल असेंबली ऑफ ऑल इंडिया नेटिव state council was always demanding was Rajasthan was not only includes all the princely states of the province but also the area of Ajmer. The Ajmer Congress leadership had never been in this favor. After the general election of 1952, the Congress cabinet was formed under the leadership of Hari Bhau Upadhyay. अब क्या हो रहा है कि राजस्थान में जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो चेंज हो गए हैं। पहले कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। अब कौन हो गए हैं? हरि भाऊ उपाध्याय हो गए हैं। ठीक है, कब की बात है ये? 1952 में। Now the leadership there started arguing that it is only right to maintain small state in the term. It is only right to maintain a small state in terms of administration. But the State Reorganization Commission did not accept this argument of Ajmer leaders and recommended that it should be merged with Rajasthan accordingly. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी यही हो रहा है कि अजमेर जो था वो अलग रहने की मंशा थी, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें यहाँ पर हुई, राजपूताना प्रोविंशियल असेंबली जो थी वो ये चाहती थी कि वो भी इसमें अजमेर जो है वो राजस्थान में मिले, लेकिन अजमेर की जो कांग्रेस लीडरशिप थी वो इस फेवर में नहीं थी। 1952 में जनरल इलेक्शंस होते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय साहब जीतते हैं। ठीक है, और जो लीडरशिप थी वो ये कहती है कि एक स्मॉल स्टेट जो है अजमेर जो है वो अलग से काम कर सकता है, लेकिन जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन था
जिसने सिरोही के माउंट आबू को भी जोड़ा, वो स्टेट रिकॉग्निशन की रिकमेंडेशंस कब लागू होती है? 1 नवंबर 1956 को। जो लास्ट फेज ऑफ एकीकरण है राजस्थान का, वो खत्म कब हो रहा है? 1 नवंबर 1956 को, 7th फेज। ठीक है, तो इसके साथ हमने यहाँ पर 7 फेज जो है वो पूरे इन डिटेल मैंने आपको समझा दिए हैं। लास्ट में सबसे एंड में क्या चीज यहाँ पर मर्ज हो रही है? अजमेर और माउंट आबू मर्ज हो रहा है। सिरोही का थोड़ा सा पार्ट पहले ही 6th फेज में यहाँ पर अटैच हो गया था राजस्थान में। कब? 26 जनवरी 1950 में। डन। तो ये छठा फेज और 7वां फेज इस तरह से आया। आगे एक बार देख लेते हैं कि और क्या लिखा हुआ है बुक में। Accordingly, on November 1st, 1956, the Mount Abu region as well as Ajmer Merwada was merged into Rajasthan. Thus, the process of formation of Rajasthan started in March 1948. 17 मार्च 1948 को जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो कंप्लीट कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर इस बुक में दी हुई नहीं है, वो भी मैं एडिशनल आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो 7th फेज था उसमें क्या क्या चीजें वो की गई एक्सेप्ट? एक तो माउंट आबू। ठीक है, पहली चीज तो माउंट आबू को कहां ले लिया गया? राजस्थान में ले लिया गया। दूसरा क्या लिया गया? दूसरा लिया गया अजमेर मेरवाड़ा, जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी थी। ठीक है, और तीसरा एक और जगह ली गई, सुनेल टप्पा। ठीक है, ये एक जगह थी जो मध्य प्रदेश से, एमपी से ली गई राजस्थान में, और राजस्थान से एक जगह थी सिरोंज, ठीक है, सिरोंज एरिया। तो ये जो है ये किसको दिया गया? ये एमपी को दिया गया। देन हो गई बात, ये एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज यहाँ पर हुई। सुनेल टप्पा जो है वो हाल फिलहाल कोटा का पार्ट है। सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश से लिया गया और कोटा में जोड़ा गया। कौन सी जगह? सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा इस टाइम राजस्थान में है। सिरोंज जो था वो पहले कहां पर था? झालावाड़ में था, और झालावाड़ से इसको किसको दिया गया? मध्य प्रदेश को दिया गया। तो ये एक और एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज यहां पर हुई। डन। ये सारी चीजें मैंने आपको इन डिटेल बता दी। कुछ और फैक्ट्स हैं जो मतलब बात नहीं हो पाई इस आरबीएससी बोर्ड की बुक में कि कितना टाइम लगा। ये जो पूरा यहाँ से 17 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 की बात हुई, तो 8 साल 7 महीने और 14 डेज। 8 साल 7 महीने और 14 डेज, इतने टाइम में जो है वो राजस्थान का इंटीग्रेशन पूरा हुआ। अब बात की जाए, सबसे पहले इस इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में सबसे पहले पेपर पे साइन किसने किए थे? वो कौन थे? वो अलवर के राजा थे। ठीक है, और तेजी से साइन किसने किया? सबसे पहले फर्स्ट कौन करेगा साइन? जो तेज होगा, तेज सिंह। तेज सिंह जी ने यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान के ऊपर सर्वप्रथम, एकीकरण के ऊपर सर्वप्रथम यहां पर साइन किए। डन। कैपिटल के लिए जो वो बनाई गई थी कमिटी, वो कौन सी थी? सत्यनारायण राव कमेटी। ठीक है, और अलवर भरतपुर के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, धौलपुर भरतपुर के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, वो थी शंकर देव राय कमेटी। डन। कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं? वो थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। ठीक है, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ी। इसके अलावा एक और ठिकाना, अब 3 ठिकाने कब कब मर्ज हुए उसकी भी बात कर लेता हूं, मैं आपको एडिशनल बता देता हूं। हालांकि अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से देखा है तो 2 ठिकानों के बारे में तो आपको पता होगा कि वो कब कब मर्ज हुए। ठीक है, एक का पता नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3 ठिकाने कौन कौन से थे? 19 तो प्रिंसली स्टेट्स थे, 3 ठिकाने थे। ठीक है, और एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी थी। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी अजमेर मेरवाड़ा जो था वो कब हुआ? 1 नवंबर 1956। डन। ये 7th फेज में हुआ। 19 प्रिंसली स्टेट्स की बात मैंने आपको दी। 3 ठिकाने थे, कौन सा? पहला है नीमराणा, कहां पे था? अलवर में। दूसरा है कुशलगढ़, और तीसरा है लावा। ठीक है, निमराना कहां पे था? अलवर, अलवर के निमराना में। कुशलगढ़ कहां था? बांसवाड़ा में। और लावा कहां था? टोंक में। ठीक है, निमराना मर्ज होता है मत्स्य यूनियन में, कब? 17 मार्च 1948। कुशलगढ़ मर्ज होता है राजस्थान यूनियन में। ठीक है, जो सेकंड फेज ऑफ राजस्थान था उसमें कब होता है वो? 25 मार्च 1948 में। डन। और ये जो लावा ठिकाना है जो टॉक में था, ये मर्ज होता है, इसका कहीं उल्लेख नहीं आया लेकिन एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं आपको, 19
जुलाई 1948। ये यहाँ पर इन बिटवीन, इसका कोई फेज में काउंट नहीं हुआ ये, लेकिन ये इस तरह से यहाँ पर जुड़ जाता है बीच में ही। तो टोटल कितने फेजेस में यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ? 7 फेजेस में। और लावा ठिकाना कब मर्ज होता है? चौथा जो फेज था 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 में चौथा फेज होता है। और तीसरा फेज यहाँ कब होता है? ये पहला फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया। तीसरा फेज 25 मार्च के बाद आ जाता है यहाँ पर 15 अप्रैल 1948, है ना, सॉरी 15 अप्रैल नहीं, 18 अप्रैल। ये तीसरा फेज। तीसरे और चौथे फेज के बीच में जो है वो लावा जो ठिकाना है वो ऐड होता है। तो लावा ठिकाने से ऊपर क्या आता है कि लावा कहाँ पर है? टॉक में है। कब मर्ज हुआ? 19 जुलाई 1948 को हुआ, ठीक है। और कौन कौन से यूनिफिकेशन के फेज के बीच में हुआ? तीसरा और चौथे के बीच में। तीसरा 18 अप्रैल 1948, चौथा 30 मार्च 1940। डन। तो इसी के साथ हमने आज पूरा जो ये है ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ से बच नहीं जाती। यूनिफिकेशन रास्ता में मॉडर्न हिस्ट्री का ये चैप्टर था। रिवाइज इसको कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस जो है, अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को भी कर लीजिएगा, आप बेनिफिशियल ही रहेंगे आपके लिए। थैंक यू। मॉडर्न हिस्ट्री का ये लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा 1857 1857 की जो क्रांति हुई राजस्थान में उसके बारे में डिस्कस करने का। थैंक यू फ्रेंड्स।